हेलो बच्चों। आज अपन स्टार्ट करते हैं अपने 3D का 8th लेक्चर। लास्ट लेक्चर में अपन ने क्या पढ़ा था, प्लेन के बारे में, और उसमें अपन ने कुछ चीजें सीखी थी, जैसे किसी भी पॉइंट की प्लेन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, है ना, इमेज कैसे निकालते हैं, फुट ऑफ परपेंडिकुलर कैसे निकालते हैं। उसके बाद प्लेन की इक्वेशन अलग अलग तरीके से, कि ऐसा प्लेन जो दो लाइन को कंटेन किया हो, एक प्लेन जो एक लाइन और एक पॉइंट को कंटेन किया हो, है ना, इस टाइप की अपन ने चीजें पढ़ी थी। आज अपन इसी को आगे बढ़ाते हैं, कंटिन्यू करते हैं। तो नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है वो है इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स। ऐसे प्लेन की इक्वेशन निकालनी है जो दो प्लेन के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो। ठीक, तो देखो, जैसे मान लो अपने पास एक ये प्लेन है, एक ये प्लेन है, और अपने पास दूसरा ये प्लेन है ना, दूसरा अपने पास ये प्लेन है। अब आप देख रहे हो कि जब दो प्लेन इंटरसेक्ट करते हैं तो क्या बनती है, अपने पास एक लाइन बनती है। दो प्लेन जब भी इंटरसेक्ट करेंगे, जैसे एक प्लेन ये है, एक प्लेन ये है, ये जब भी इंटरसेक्ट करेंगे तो ये क्या बनेगी, अपने पास लाइन बनेगी। दो लाइनें जब इंटरसेक्ट करती हैं तब अपने पास एक पॉइंट बनता है। तो इन दोनों प्लेन के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन निकालनी है अपन को, ठीक है ना। तो हेडिंग डालिएगा इक्वेशन ऑफ प्लेन। इक्वेशन ऑफ प्लेन बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स। ठीक, दो प्लेन के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन अपन को निकालनी है। तो जैसे मान लो पहला प्लेन अपन को दे रखा है a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1, दिस इज इक्वल टू 0। दूसरा प्लेन जो है वो अपन को दे रखा है a2x प्लस का b2y प्लस c2z प्लस d2 बराबर 0, है ना। अब इन दोनों प्लेन के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन क्या होगी, p1 प्लस लेमडा p2 बराबर 0। p1 प्लस लेमडा p2 बराबर 0। एक्चुअली ये जो निकल के आया है, ये निकल के आया है फैमिली ऑफ प्लेन्स। फैमिली ऑफ प्लेन, जैसे अपन ने 11th में स्ट्रेट लाइन में पढ़ रखा है कि दो लाइनों के इंटरसेक्शन से पास होने वाले लाइंस की इक्वेशन। दो लाइन है अपने पास, एक है अपने पास L1, दूसरी लाइन है अपने पास L2। इन दोनों लाइनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से कितनी लाइनें पास हो सकती हैं, इनफाइनाइट। इन सबकी जो इक्वेशन अपन लिखते हैं वो क्या लिखते हैं अपन, L1 प्लस लेमडा L2 बराबर 0। सिमिलरली फैमिली ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स, क्या लिखेंगे अपन, P1 प्लस लेमडा P2 बराबर 0। P1 का मतलब अपन को सिर्फ ये एक्सप्रेशन लेना है, क्या, a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 प्लस लेमडा टाइम्स a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2, दिस इज इक्वल टू 0। अब ये जो अपने पास अननोन है लेमडा, ये जो अननोन है लेमडा, इसकी वैल्यू निकालने के लिए कोई ना कोई इंफॉर्मेशन दे रखी होगी, ठीक है कि नहीं है। अगर इसी को अपन वेक्टर फॉर्म में लिखें तो वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो देखो वेक्टर फॉर्म में मान लो पहले वाले प्लेन की इक्वेशन है आर वेक्टर डॉट n1 वेक्टर, दिस इज इक्वल टू d1। दूसरे प्लेन की इक्वेशन है आर वेक्टर डॉट n2 वेक्टर, दिस इज इक्वल टू d2। अब अपन को प्लेन की इक्वेशन लिखनी है जो कि इस लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो रहा है, तो क्या लिखा जाएगा, आर वेक्टर माइनस का, सॉरी, आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर माइनस का d1 वेक्टर, यहाँ n1 आएगा, प्लस लेमडा टाइम्स आर वेक्टर डॉट n2 वेक्टर माइनस का d2, दिस इज इक्वल टू कितना, 0। और इस लेमडा की वैल्यू निकालने के लिए क्वेश्चन में कोई ना कोई इंफॉर्मेशन दे रखी होगी। क्लियर है बच्चों ये चीज। चलिए देखते हैं इस पे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। अब देखिए इस पे जैसे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन अपने पास दे रखा है कि फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन
passing through line of intersection of the plane r vector dot I plus j plus k दिस इज इक्वल टू 6 और दूसरा जो प्लेन है वो है r वेक्टर डॉट 2i प्लस का 3j प्लस का 4k दिस इज इक्वल टू -5 है ना। एंड द पॉइंट एक पॉइंट दे रखा है क्या 1,1,1। अब अपन से वो बोल रहा है कि एक प्लेन की इक्वेशन निकालो जो इन दोनों प्लेन के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो रहा है और इस पॉइंट को कंटेन किया है या इस पॉइंट से पास हो रहा है। तो देखो इन दोनों प्लेन के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन लिखनी है। अब इसमें देखो कोऑर्डिनेट जो दे रखा है वो कार्टेशियन फॉर्म में दे रखा है और जो प्लेन की इक्वेशन दे रखी है वो वेक्टर फॉर्म में दे रखी है। तो अपन क्या करें, या तो इनको कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट कर लें या इसको वेक्टर फॉर्म में। तो चलो दोनों तरीके से बता देता हूं आपको। अगर इसी इक्वेशन को अपन कार्टेशियन फॉर्म में लिखेंगे तो आर वेक्टर की जगह एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, तो अपने पास कार्टेशियन फॉर्म क्या आ जाएगी इस प्लेन की x प्लस वाई प्लस जेड दिस इज इक्वल टू 6 और इस वाले प्लेन की कार्टेशियन फॉर्म क्या आएगी 2x प्लस का 3y प्लस का 4z दिस इज इक्वल टू माइनस का 5। ठीक है कि नहीं है। अब अगर अपन को प्लेन की इक्वेशन लिखनी है तो क्या लिखेंगे रिक्वायर्ड प्लेन जिस प्लेन की अपन को इक्वेशन चाहिए दिस इज इक्वल टू x प्लस वाई प्लस जेड। 6 को अपन उधर शिफ्ट करेंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा तो x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 6 ये हो गया P1 प्लस लेमडा टाइम्स क्या P2। तो P2 अपन क्या लेंगे 2x प्लस का 3y प्लस का 4z प्लस का 5 दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है कि नहीं है। अब ये लैम्डा की वैल्यू निकालने के लिए इंफॉर्मेशन क्या दे रखी है कि ये जो प्लेन है वो 1,1,1 से पास हो रहा है। जब ये प्लेन 1,1,1 से पास हो रहा है तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा। तो 1,1,1 इसमें सेटिस्फाई करा देते हैं। तो देखो क्या आएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 3 3 माइनस का 6 दैट इज -3 प्लस लेमडा टाइम्स 2 प्लस 3 5 5 प्लस 4 9 9 प्लस 5 कितना 14। तो ये आ गया अपने पास 14 दिस इज इक्वल टू 0। तो 14 लेमडा बराबर 3। तो लेमडा की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 3/14। ये लेमडा की वैल्यू निकाल ली। देयरफॉर आवर रिक्वायर्ड प्लेन क्या निकल के आ गया, यहां पर लेमडा की जगह क्या रखना है 3/14। तो ये आ जाएगा अपने पास x प्लस वाई प्लस जेड -6 प्लस का 3/14 टाइम्स 2x प्लस का 3y प्लस का 4z प्लस का माइनस का 5 नहीं प्लस का 5 दिस इज इक्वल टू 0। एलसीएम ले लो और ऐड कर लो सेम टाइप की जो टर्म है। तो देखो 14x प्लस 14y प्लस 14z माइनस 14 6 70 और 84 प्लस 3 का मल्टीप्लाई करो तो 6x प्लस का 9y प्लस का 12z प्लस का 15 दिस इज इक्वल टू 0। अब देखो x की कौन कौन सी टर्म है 14x प्लस 6x कितना आ गया 20x, फिर 14y प्लस का 9y 23y 14z प्लस का 12z तो ये हो जाएगा 26z माइनस का 84 और प्लस का 15 तो माइनस का 69 दिस इज इक्वल टू 0। ये अपने पास रिक्वायर्ड प्लेन की इक्वेशन निकल के आ गई। क्लियर है ये चीज। तो ये तो अपन ने क्या किया था कि इक्वेशन को कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया और उसके बाद P1 प्लस लेमडा P2 निकाल के आंसर निकाल लिया। अब इसी को अगर अपन को वेक्टर तरीके से करना होता तो कैसे करते हैं, पहले वीडियो को पॉज करके इसको नोट करें। अब इसी को अगर अपन को वेक्टर तरीके से करना होता तो क्या करते अपन कि ये जो आपके पास पॉइंट है इसको वेक्टर फॉर्म में लिख लेते हैं। तो इस पॉइंट को वेक्टर फॉर्म में क्या लिखेंगे i प्लस जे प्लस का के। ठीक है कि नहीं है। जो भी अपने पास कोऑर्डिनेट हैं उनको i j के साथ मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, है ना। तो अब रिक्वायर्ड प्लेन अपन क्या लिखेंगे, दिस प्लेन मतलब r वेक्टर डॉट i प्लस जे प्लस के और माइनस का 6 ये आ गया प्लस लेमडा टाइम्स आर वेक्टर दूसरा वाला प्लेन आर वेक्टर डॉट 2i प्लस का 3j प्लस का 4k और प्लस का 5 दिस इज इक्वल टू कितना 0। ठीक। अब अपन को क्या निकालनी है लेमडा की वैल्यू।
अब ये जो पॉइंट है i प्लस जे प्लस के, ये किसकी जगह रखोगे? देखो अपन ने एक्चुअली क्या किया था कि x कॉमा वाई कॉमा जेड की जगह क्या रखा था? 1 कॉमा 1 कॉमा 1 ये वैल्यू रखी थी। अपने पास ये जो इक्वेशन लिखी है इसके अंदर r वेक्टर क्या होता है? एक्स आई प्लस का वाई जे प्लस का जेड के, ये होता है या नहीं होता? तो इसमें भी अपन को एक्स वाई जेड की जगह क्या रखना है? एक्स वाई जेड की जगह क्या रखना है? 1 1 1। तो अल्टीमेटली क्या आ जाएगा? i प्लस जे प्लस के। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है इसके अंदर? तो इसका मतलब ये जो अपने पास r वेक्टर है उसकी जगह अपन क्या रखेंगे? ये पॉइंट रखेंगे। तो जब ये पॉइंट रखोगे तो देखो i प्लस जे प्लस के डॉट i प्लस जे प्लस के माइनस का 6, ठीक, प्लस लेमडा टाइम्स यहां पर भी r वेक्टर की जगह i प्लस जे प्लस के डॉट 2i प्लस का 3j प्लस का 4k और प्लस का 5, दिस इज इक्वल टू 0। क्लियर है यहां तक? अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालोगे तो i प्लस जे प्लस के का i प्लस जे प्लस के से डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो 1 प्लस 1 कितना आएगा? 3, और 3 माइनस 6 कितना? -3, प्लस लेमडा टाइम्स, प्लस लेमडा टाइम यहाँ पर 1 इंटू 2 2, 1 इंटू 3 3 और 1 इंटू 4 4, तो ये आ जाएगा 2 प्लस 3 प्लस 4, तो ये आ गया 9, 9 प्लस 5 14। क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं आता? तो ये आ गया अपने पास -3 प्लस का 14 लेमडा बराबर 0। तो यहाँ से भी लेमडा की वैल्यू कितनी आ गई? 3/14। ये लेमडा की वैल्यू उठाकर अपन यहाँ रख देंगे तो अपने पास प्लेन की इक्वेशन निकल के आएगी। ठीक है ना? तो अगर वेक्टर फॉर्म में करना चाहते हो तो इस तरीके से करो, कार्टेशियन फॉर्म में करना चाहते हो वो भी कर सकते हो। दोनों एक्चुअली सेम चीज हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं है। 3D और वेक्टर जो है लगभग सेम चीज हैं। अगर अपन को किसी भी पॉइंट को वेक्टर फॉर्म में लिखना होता है तो उसको आई जे के संग मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, और अगर कार्टेशियन फॉर्म में लिखना होता है तो आर वेक्टर की जगह एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के लिख देते हैं। क्लियर है बच्चों? इसको नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन दिस एंड दिस। ठीक, क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है कि अपन को एक प्लेन की इक्वेशन निकालनी है जो दो प्लेन के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो रहा है। क्या है वो दो प्लेन? x प्लस वाई प्लस जेड दिस इज इक्वल टू 1, और दूसरा प्लेन अपने पास है 2x प्लस का 3y प्लस का 4z दिस इज इक्वल टू 5। ठीक, तो एक प्लेन की इक्वेशन निकालनी है जो इन दोनों प्लेन के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो रहा है एंड विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, एंड विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। कौन से? x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0। ठीक है ना? मतलब इन दोनों प्लेन के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो रहा है और इस प्लेन के क्या है? परपेंडिकुलर है। ठीक, वही काम करेंगे। अब इसके अंदर इक्वेशन जो दे रखी है वो कार्टेशियन फॉर्म में दे रखी है, तो अपन कार्टेशियन फॉर्म ही लेके चलते हैं। तो कहां से शुरुआत करेंगे? इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन क्या लिखोगे? वही P1 प्लस लेमडा P2 बराबर 0, P1 प्लस लेमडा P2 बराबर 0। तो P1 की जगह क्या लिखो? और इसमें भी देखो P1 और P2 जरूरी नहीं है कि अपन को इसको ही P1 लेना है, अपन इसको भी P1 ले सकते हैं। बस क्या है कि लेमडा की वैल्यू अलग आएगी लेकिन जो फाइनल आंसर आएगा वो सेम आएगा। तो P1 की जगह क्या लिख लें अपन? x प्लस वाई प्लस जेड माइनस का 1 प्लस लेमडा टाइम्स P2 की जगह क्या लिखें? 2x प्लस का 3y प्लस का 4z माइनस का 5 दिस इज इक्वल टू 0। क्लियर? अब ये जो अपने पास प्लेन है जिसकी इक्वेशन अपन को निकालनी है, ये प्लेन जो है इस वाले प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो जब ये प्लेन इसके परपेंडिकुलर है तो अपन क्या कंडीशन लगाएंगे कि दोनों प्लेन के जो नॉर्मल्स हैं उनके डीआर्स के प्रोडक्ट का सम 0 होगा। तो हमें कुल मिला के करना क्या है? इसके नॉर्मल के डीआर्स निकालने हैं। अब नॉर्मल के डीआर्स अगर निकालने हैं तो इसको प्रॉपर ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो देखो इसमें x की टर्म क्या क्या आ रही है अपने पास? x प्लस 2 लेमडा x कॉमन लोगे तो क्या बचेगा? 1 प्लस 2 लेमडा टाइम्स x। ठीक, y में 1 प्लस 3 लेमडा, 1 प्लस 3 लेमडा टाइम्स y,
और z की टर्म क्या आएगी, z प्लस 4 लैम्डा z, z कॉमन ले लोगे तो 1 प्लस का 4 लैम्डा z, ठीक है ना। और कांस्टेंट क्या आएगा अपने पास, माइनस का 1 और माइनस का 5 लैम्डा, दिस इज इक्वल टू कितना, 0। क्लियर है ये चीज। अब इस वाले प्लेन के अगर आपके इस वाले प्लेन के नॉर्मल के drs पूछे तो क्या बोलेंगे, drs ऑफ नॉर्मल, drs ऑफ नॉर्मल क्या बोलोगे इसके नॉर्मल के drs, 1 प्लस 2 लैम्डा, 1 प्लस 3 लैम्डा एंड 1 प्लस का 4 लैम्डा। क्लियर है ये चीज। अब ये जो प्लेन है वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, इस प्लेन के drs क्या है, 1 माइनस 1 एंड 1, drs ऑफ गिवन प्लेन, गिवन प्लेन ये क्या दे रखे हैं अपन को, 1 माइनस 1 एंड 1, ठीक है ना। अब दोनों अपन क्या कंडीशन लगाएंगे कि दोनों के drs के प्रोडक्ट का सम किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल। तो 1 प्लस 2 लैम्डा माइनस 1 प्लस 3 लैम्डा प्लस 1 प्लस 4 लैम्डा, ये किसके इक्वल आएगा अपने पास, 0 के इक्वल, ठीक है ना। 1 इंटू दिस प्लस माइनस 1 इंटू दिस प्लस 1 इंटू दिस इज इक्वल टू 0। ये कंडीशन लगा दी, इससे अपने पास लैम्डा की वैल्यू निकल के आएगी। तो ये आ गया अपने पास, देखो ऐड कर लो पहले तो 1 प्लस 1 कितना 2, 2 माइनस का 1 1, अब 2 लैम्डा प्लस 4 लैम्डा 6 लैम्डा, 6 लैम्डा माइनस 3 लैम्डा माइनस का 3 लैम्डा, दिस इज इक्वल टू 0। तो लैम्डा की वैल्यू क्या निकल कर आ गई, 1/3, ठीक है कि नहीं है। अब ये लैम्डा की वैल्यू 1/3 यहाँ पे रख देंगे, तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन क्या हो गई अपने पास, यहाँ पे रखो लैम्डा की 1/3, तो 1 प्लस का 2/3 दैट इज 5/3 x प्लस यहां रखेंगे 1/3, तो 1 प्लस 1 कितना 2y प्लस यहां रखोगे तो 1 प्लस 4/3 दैट इज 7/3 z, और यहां पे रखोगे तो 5 माइनस 1 माइनस का 5/3 तो माइनस का 8/3, दिस इज इक्वल टू 0। 3 का मल्टीप्लाई और कर दो तो प्लेन की इक्वेशन निकल के आएगी। क्लियर है बच्चों ये चीज। तो इसमें आप देख रहे हो जैसे इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें लैम्डा की वैल्यू निकालने के लिए एक पॉइंट दे रखा था कि 1,1,1 से पास हो रहा है। इस क्वेश्चन के अंदर अपन को क्या इंफॉर्मेशन दे रखी थी कि प्लेन जो है इसके परपेंडिकुलर है, तो लैम्डा की वैल्यू अपन ने इस कंडीशन से निकाल ली। तो क्वेश्चन में अगर वो बोले कि इन दो प्लेन के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो रहा है तो 100% ये अपन को लगाना है कि P1 प्लस लैम्डा P2 बराबर 0, और उसके बाद लैम्डा की वैल्यू निकालने के लिए कोई ना कोई कंडीशन अपन को जरूर दी होगी, है ना। अगर ऐसी कोई कंडीशन नहीं दी तो आप निकाल ही नहीं सकते। तो चलिए इसको भी नोट कर लीजिए। चलो एक आध और देखते हैं इस टाइप का, अगर कोई अलग क्वेश्चन हो तो। इसी टाइप का एक आध और क्वेश्चन हो तो वो देखते हैं अपन। जैसे फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन दिस एंड दिस। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक प्लेन की इक्वेशन निकालो जो दो दिए गए प्लेन के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो रहा है। पहला जो प्लेन है उसकी इक्वेशन क्या दे रखी है अपन को, x प्लस 3y प्लस 6 इक्वल टू 0। दूसरा जो प्लेन है उसकी इक्वेशन अपन को दे रखी है 3x माइनस वाई माइनस का 4z, दिस इज इक्वल टू 0। इन दोनों प्लेन के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो रहा है एंड विच इज एट अ यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। मतलब ओरिजिन से उसकी कैसी डिस्टेंस है, यूनिट डिस्टेंस है, मतलब 1 डिस्टेंस है ना। तो अब देखो लैम्डा की वैल्यू निकालने के लिए क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि ओरिजिन से उस प्लेन की डिस्टेंस कितनी होगी, 1। तो चलो अपन लिखते हैं सबसे पहले तो वही इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन क्या लिखी जाएगी, P1 प्लस लैम्डा P2 बराबर 0, वही लिख लें अपन। तो P1 हो गया अपने पास कितना, x प्लस 3y प्लस का 6 प्लस लैम्डा टाइम्स 3x माइनस का y माइनस का 4z, दिस इज इक्वल टू 0। अब अपन को लैम्डा की वैल्यू निकालने के लिए
लेमडा की वैल्यू निकालने के लिए क्या कंडीशन लगानी पड़ेगी कि इसकी ओरिजिन से जो डिस्टेंस है वो 1 है ना। डिस्टेंस का मतलब कौन सी डिस्टेंस हो गई, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। लास्ट लेक्चर में अपन ने इसका फॉर्मूला भी पढ़ा था। अब फॉर्मूला लगाने के लिए इस प्लेन को अपन को प्रॉपर ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो चलो लिख लेते हैं। क्या आएगा अपने पास, 1 प्लस 3 लेमडा टाइम्स एक्स प्लस 3 माइनस लेमडा टाइम्स वाई, फिर z की यहां तो कोई टर्म नहीं है, यहां पर कितना आ जाएगा, माइनस का 4 लेमडा z और प्लस का 6, दिस इज इक्वल टू 0। ये अपने पास प्रॉपर उस फॉर्म में आ गई, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0 के फॉर्म में। अब इसमें अपन क्या करते हैं, कंडीशन लगा देते हैं। तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, क्या गिवन कंडीशन है, ओरिजिन से इसकी डिस्टेंस। तो ओरिजिन से जब इसकी डिस्टेंस निकालोगे तो क्या फॉर्मूला बताया था कि जिस पॉइंट से आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है सबसे पहले तो वो पॉइंट सेटिस्फाई करा दो। तो 0 0 0 सेटिस्फाई कराओगे तो ये 0, ये 0, ये 0, ऊपर कितना बचेगा, सिर्फ 6। और नीचे कितना आएगा, रूट के अंदर, रूट के अंदर 1 प्लस 3 लेमडा का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आता था ना, तो 1 प्लस 3 लेमडा का स्क्वायर प्लस 3 माइनस लेमडा का स्क्वायर और प्लस 4 लेमडा, माइनस 4 लेमडा का स्क्वायर मतलब 4 लेमडा का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू कितना, 1। ये यूनिटी दे रखा है। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो ऊपर 6 का मॉड लोगे 6 ही आएगा, 6 ही आएगा। या देखो यहाँ से मॉड हटा देते हैं तो वहां प्लस माइनस लगा देंगे और यहाँ कितना आ जाएगा अपने पास। तो देखो स्क्वायर वाली टर्म कौन कौन सी आएंगी, एक तो 3 लेमडा का स्क्वायर करोगे तो 9 लेमडा स्क्वायर प्लस लेमडा स्क्वायर 10 लेमडा स्क्वायर और प्लस का 16 लेमडा स्क्वायर, तो कितना हो गया 26 लेमडा स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक। अब लेमडा वाली टर्म कौन कौन सी आएंगी, तो यहाँ से आएगा 6 लेमडा और यहाँ से आएगा माइनस का 6 लेमडा, वो तो कैंसिल हो जाएगा। फिर कांस्टेंट टर्म क्या क्या आएगी, तो 1 और प्लस का 9, तो 1 प्लस 9 कितना हो गया, ये 10, दिस इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। दोनों साइड स्क्वायरिंग करोगे जिससे रूट हट जाए अपने पास, स्क्वायरिंग करोगे तो यहाँ अगर प्लस होगा तो भी प्लस हो जाएगा, माइनस होगा तो भी प्लस हो जाएगा। तो स्क्वायरिंग जब अपन करेंगे तो ये आएगा 6/26 लेमडा स्क्वायर प्लस का 10, सॉरी यहाँ पे इसका भी स्क्वायर होगा ना, तो 36, दिस इज इक्वल टू कितना 1। इसको द क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो 26 लेमडा स्क्वायर प्लस का 10, दिस इज इक्वल टू 36। तो 26 लेमडा स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 26, तो लेमडा स्क्वायर इक्वल टू 1, तो लेमडा इक्वल टू प्लस माइनस 1। ठीक है ना। अब ये लेमडा की वैल्यू उठा के अपन यहाँ रख देंगे तो अपने पास दो प्लेन की इक्वेशन आएगी, एक बार लेमडा की वैल्यू +1 लोगे और एक बार लेमडा की वैल्यू -1 लोगे। तो इसका मतलब ऐसे दो प्लेन आएंगे जो इनके लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो रहे होंगे और ओरिजिन से कितनी डिस्टेंस पर होंगे, यूनिट डिस्टेंस पर। क्लियर है, इसको भी नोट करें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू 3, 4, -1 एंड विच इज पैरेलल टू द प्लेन दिस। ये थोड़ा सा अलग है ना, मतलब इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं है। जो अपन ने लास्ट लेक्चर में टॉपिक पढ़ा था डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन, उसमें आपको एक चीज बताई थी, उसी पर बेस्ड है। तो वो इस क्वेश्चन में आप देख लो। क्या दे रखा है कि हमें एक प्लेन की इक्वेशन निकालनी है जो कि इस प्लेन के पैरेलल है। इस प्लेन के क्या दे रखा है, पैरेलल दे रखा है, ठीक है कि नहीं है। और किस पॉइंट से पास हो रहा है, 3, 4, -1, इस पॉइंट से पास हो रहा है। अपन को एक प्लेन की इक्वेशन निकालनी है जो इस प्लेन के तो पैरेलल है और इस पॉइंट से पास हो रहा है ना। अब इसमें ये वेक्टर फॉर्म में दे रखा है, ये कार्टेशियन फॉर्म में दे रखा है। अब चलो इसको मैं कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट कर ले रहा हूँ, इसको फिर मैं वेक्टर फॉर्म से भी करके दिखाऊंगा। इसको मैं कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूं। तो कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आर वेक्टर की जगह xi प्लस yj प्लस z के रखते हैं यहाँ पे। तो क्या आएगा अपने पास, 2x माइनस का 3y प्लस का 5z प्लस का 2, दिस इज इक्वल टू 0। ये प्लेन की इक्वेशन आ गई।
अब देखो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एक चीज बताई थी कि दो प्लेन यदि पैरेलल होते हैं, दो प्लेन कैसे होते हैं, अगर पैरेलल होते हैं तो दोनों की इक्वेशन में सिर्फ किसका डिफरेंस होता है, कांस्टेंट का। अगर मान लो इस प्लेन की इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0, ये इस प्लेन की इक्वेशन है, तो इस प्लेन के पैरेलल जितने भी प्लेन बनेंगे, इस प्लेन के पैरेलल कितने प्लेन बन सकते हैं, इनफाइनाइट, तो उन सबकी जो इक्वेशन होगी वो क्या होगी, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड, इतनी टर्म तो सेम रहेगी, इतनी टर्म तो सेम रहेगी, चेंज किस में आएगा, सिर्फ कांस्टेंट में आएगा, चेंज किस में आएगा, सिर्फ कांस्टेंट में आएगा। और अगेन इस कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन होगी, तो जैसे इस क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन क्या दे रखी है कि ये जो प्लेन है वो 3,4,-1 से पास हो रहा है, तो अपन अब क्या लिखेंगे कि इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन, मतलब जिस प्लेन की अपन को इक्वेशन निकालनी है, क्या लिखेंगे, 2x माइनस का 3y प्लस का 5z, ये टर्म तो उतनी सेम रहेगी, चेंज किस में आएगा, सिर्फ कांस्टेंट में, तो प्लस लैम्डा बराबर 0, ठीक है ना। अब इस लैम्डा की वैल्यू निकालने के लिए अपन को क्या दे रखा है, इस पॉइंट से पास हो रहा है, तो ये पॉइंट इसके अंदर सेटिस्फाई करा दो। अब ये पॉइंट जब सेटिस्फाई कराओगे, x की जगह क्या रखना है 3, तो ये हो जाएगा 6, y की जगह 4 तो माइनस का 12, z की जगह -1 तो माइनस का 5 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू कितना 0, तो ये अपने पास हो गया माइनस का 17 और प्लस का 6 तो माइनस का 11 प्लस लैम्डा इक्वल टू 0, तो लैम्डा की वैल्यू क्या निकल कर आ गई अपने पास, 11 आ गई, लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई 11, तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन, मतलब जिस प्लेन की हमें इक्वेशन निकालनी थी वो क्या निकल कर आ गई, 2x माइनस का 3y प्लस का 5z और कांस्टेंट क्या निकल के आया है 11, तो प्लस का 11 दिस इज इक्वल टू 0, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है इसके अंदर। अब इसी को मान लो अगर वेक्टर फॉर्म में करना होता तो वेक्टर फॉर्म में बस क्या होगा, आर वेक्टर डॉट 2i माइनस का 3j प्लस का 5k, ये तो एज इट इज रहेगा, चेंज किस में आएगा, सिर्फ इस कांस्टेंट में, तो प्लस लैम्डा बराबर 0, क्लियर, ये लिख दिया अपन ने। अब इस लैम्डा की वैल्यू निकालने के लिए इस पॉइंट से सेटिस्फाई करा दें। अब इस पॉइंट को वेक्टर फॉर्म में अगर लिखोगे तो उसका पोजीशन वेक्टर क्या आएगा, 3i प्लस का 4j माइनस का k, ये अपन किसकी जगह रखेंगे, आर वेक्टर की जगह, ये किसकी जगह रखना है अपन को, आर वेक्टर की जगह। तो अब लैम्डा की वैल्यू निकालने के लिए ये रख देते हैं आर वेक्टर की जगह, तो क्या आएगा 3i प्लस का 4j माइनस का k डॉट 2i माइनस 3j प्लस का 5k प्लस लैम्डा बराबर कितना 0, मल्टीप्लाई करो तो 3 इंटू 2 6, 4 इंटू माइनस 3 माइनस का 12, -1 इंटू 5 -5 प्लस लैम्डा बराबर 0, तो ये आ गया -11 प्लस लैम्डा बराबर 0, देयरफॉर लैम्डा इज इक्वल टू 11, ठीक है कि नहीं है। तो आई थिंक आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। एक आध क्वेश्चन और देखते हैं अगर कुछ बच रहा है तो। हो गए हैं, मतलब इसमें इसी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना, तो आई थिंक इसके अंदर तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक अपने पास आता है, इसको रब कर देते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक अपने पास आता है लाइन एंड द प्लेन, है ना, लाइन एंड द प्लेन। ये चलो एक है ना लास्ट टॉपिक पे, लास्ट टर्न पे जो टॉपिक पढ़ाया था पैरेलल प्लेन के बीच की डिस्टेंस का, उस पर एक क्वेश्चन कर लें अपन। क्या है क्वेश्चन, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन्स आर वेक्टर डॉट 2i माइनस का 3j प्लस का 6k दिस इज इक्वल टू 5, ये अपने पास पहला प्लेन है और दूसरा प्लेन है आर वेक्टर डॉट 6i माइनस का 9j प्लस का 18k प्लस 20 दिस इज इक्वल टू 0।
अब अपन को इन दोनों पैरेलल प्लेन के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। आपको दिख रहा होगा दोनों प्लेन पैरेलल हैं। देखो इस वेक्टर के का जो नॉर्मल है ना, नॉर्मल वेक्टर है वो क्या है 2y माइनस 3j प्लस 6k, और इस वाले प्लेन का जो नॉर्मल वेक्टर है वो क्या है 6i माइनस 9j प्लस का 18k। अब ये दोनों अपने पास कैसे हैं, पैरेलल हैं, है ना, तो प्लेन भी कैसे होंगे अपने पास, पैरेलल होंगे। अब पैरेलल प्लेन के बीच की डिस्टेंस निकालने के लिए आपको मैंने एक चीज बताई थी, इनको यदि अपन कार्टेशियन फॉर्म में लिखें तो क्या लिखेंगे, पहले वाले प्लेन को लिखा जाएगा 2x माइनस का 3y प्लस का 6z दिस इज इक्वल टू 5, या 5 को भी इधर ले जाओ तो माइनस 5 इक्वल टू 0, और दूसरे वाले प्लेन को अगर लिखोगे तो क्या लिखोगे 6x माइनस का 9y प्लस का 18z प्लस का 20 दिस इज इक्वल टू 0। अब मैंने क्या बताया था कि जब भी डिस्टेंस निकालो उस समय x y z के जो कोफिशिएंट है वो एग्जैक्टली क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। यहाँ पर अभी सेम नहीं है, प्रपोर्शन में है। 2/6 इक्वल टू माइनस 3/-9 इक्वल टू 6/18, ये प्रपोर्शन में है। अपन को क्या करना है, एग्जैक्टली सेम बनाना है। तो एक काम कर सकते हैं, या तो इसको 3 से डिवाइड करो, या इस इक्वेशन को अपन क्या करते हैं 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो जो अपने पास प्लेन 1 है, प्लेन 1, अब वो क्या हो जाएगा 6x माइनस का 9y प्लस का 18z माइनस का 15 बराबर 0। ठीक, अब देखो दोनों प्लेन की इक्वेशन में जो एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट थे वो सेम हो गए हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है इसके अंदर। तो अब अपन डिस्टेंस निकालेंगे, तो डिस्टेंस क्या आएगा, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था, मॉड के अंदर d1 माइनस का d2, मतलब कांस्टेंट का तो डिफरेंस आता है, होल अपॉन रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर, ये होता था। अब d1 माइनस का d2, d1 माइनस d2, तो d1 माइनस d2, इसमें कांस्टेंट कितना है 20, और इसमें कांस्टेंट कितना है -15, तो 20 माइनस 15 होल डिवाइडेड बाय रूट के अंदर 6 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर प्लस 18 का स्क्वायर, कोई दिक्कत तो नहीं है इसके अंदर, क्लियर है ये चीज। अब देखो ये कितना आ गया अपने पास 20 प्लस 15 35 होल अपॉन, यहाँ पर अपन देखो 3 स्क्वायर तीनों में कॉमन है, कॉमन ले सकते हैं, तो 3 स्क्वायर जब बाहर निकालोगे तो रूट के बाहर क्या आएगा 3, अब बचेगा क्या रूट के अंदर 2 का स्क्वायर मतलब 4, यहाँ से आपने 3 कॉमन लिया ना, 6 को लिख लिया 2 इंटू 3, 9 को लिख लिया 3 इंटू 3, और 18 को लिख लिया 6 इंटू 3, तो 2 का स्क्वायर अपने पास 4, 3 का स्क्वायर कितना 9, और यहाँ बचेगा 6 का स्क्वायर 36, तो 36 प्लस 4 प्लस 9 49, और 49 का रूट कितना आएगा 7, तो ये अपने पास आ गया 35/3 इंटू 7, 7 से इसको कैंसिल करो तो 5/, क्लियर। तो इन दोनों पैरेलल प्लेन के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो कितनी आएगी 5/3। और तो मुझे कुछ दिख नहीं रहा है इसमें कोई क्वेश्चन ना, एक क्वेश्चन है बस, है सिंपल, लेकिन बस इसमें कैलकुलेशन पार्ट थोड़ा सा ज्यादा कर दिया है ना। मैं क्वेश्चन आपको लिख दे रहा हूं और एल्गोरिथम बता दे रहा हूं, पूरा सॉल्व नहीं कर रहा। क्वेश्चन क्या दे रखा है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, क्वेश्चन क्या दे रखा है वो सुनो, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P, पॉइंट P, पॉइंट दे रखा है अपन को 6, 5, 9, and the plane determined by the points A 3, -1, 2, B 5, 2, 4, और C -1, -1, 6। मतलब अपन को क्या करना है, इस पॉइंट की डिस्टेंस निकालनी है एक प्लेन से जो प्लेन इन तीनों पॉइंट से पास हो रहा है, जो प्लेन इन तीनों पॉइंट से क्या हो रहा है, पास हो रहा है। ठीक, तो क्वेश्चन में कुछ भी नया नहीं है, ये सारी चीजें आपको बता चुके हैं। अपन क्या करेंगे, सबसे वैसे तो अगर डायरेक्टली प्लेन दिया होता तो अपन इक्वेशन परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाते, इसके अंदर अभी अपन को प्लेन की इक्वेशन नहीं दी, अभी सिर्फ क्या बोल दिया है कि ये इन 3 पॉइंट से पास हो रहा है ना। तो अपन को अब क्या करना होगा कि इन 3 पॉइंट से पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन निकालनी होगी, ये चीज आपको सिखा चुके हैं, आपको अच्छे से आ गई होगी। तो सबसे पहले अपन इन तीनों पॉइंट से पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन निकालेंगे,
जो प्लेन की इक्वेशन निकल कर आएगी उसकी फिर अपन 6, 5, 9 से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लेंगे। क्लियर बच्चों ये चीज? तो ये आप खुद करके देख लेना। तो अब अपन नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो अपना है लाइन एंड द प्लेन, है ना। अपने पास लाइन खत्म हो गया, प्लेन खत्म हो गया, अब अपने पास आ रहा है लाइन एंड अ प्लेन। अब इन दोनों को अपन को कंबाइंड पढ़ना है, लाइन एंड अ प्लेन। अब इसमें क्या क्या चीजें हैं पढ़ने की, क्या क्या चीजें हैं वो देखो जरा। सबसे पहली चीज अपने पास है कि यदि अपन को दो प्लेन की इक्वेशन दे रखी हो तो उन दोनों प्लेन के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन की इक्वेशन निकालनी है। उन दोनों प्लेन के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन की इक्वेशन निकालनी है। जैसे कि अपन को एक प्लेन दे रखा है a1x प्लस का b1y प्लस का c1z प्लस का d1 इक्वल टू 0। ये जेई मेंस वगैरह में काफी पूछा जाता है। क्यों? क्वेश्चन को बस लेंदी बना देते हैं ये सब चीजें। देखें, अपन को डायरेक्ट ना लाइन की इक्वेशन नहीं देंगे। मान लो दो लाइन के बीच का एंगल निकालना है तो लाइन की इक्वेशन नहीं देंगे, वो क्या करेंगे, प्लेन की इक्वेशन देंगे। फिर उन प्लेन की इक्वेशन से पहले लाइन निकालो और फिर लाइन के बाद क्या करोगे, एंगल निकालोगे। ठीक है ना। तो मान लो एक प्लेन ये दे रखा है और दूसरा प्लेन अपन को दे रखा है a2x प्लस का b2y प्लस का c2z प्लस का d2 बराबर 0। ठीक। अब वो बोल रहा है कि इन दोनों प्लेन का जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है, इन दोनों प्लेन का क्या, जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है उस लाइन की इक्वेशन निकालो। तो आप समझ रहे होगे, जैसे मान लो एक प्लेन ये है और एक प्लेन ये है, तो ये अपने पास जो लाइन है, ये जो अपने पास लाइन है, अपन को इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। अब इस लाइन की इक्वेशन जो है वो दो फॉर्म में पूछी जाती है या दो फॉर्म में दी जाती है। एक होती है इसकी सिमेट्रिकल फॉर्म और एक होती है इसकी अनसिमेट्रिकल फॉर्म। ठीक है ना। एक होती है सिमेट्रिकल फॉर्म और एक होती है अपने पास अनसिमेट्रिकल फॉर्म। अब देखो सिमेट्रिकल फॉर्म में, अनसिमेट्रिकल फॉर्म में तो कुछ भी नहीं है, बड़ा सिंपल सा है। अगर वो आपसे पूछे, है ना, मैं एक एग्जांपल ले ले रहा हूं, उसी एग्जांपल से आपको समझ में आ जाएगा। एक एग्जांपल ले ले रहे हैं अपन। जैसे दो प्लेन दे रखे हैं, एक है x माइनस वाई प्लस का 2z दिस इज इक्वल टू 5 और दूसरा है अपने पास 3x प्लस का y प्लस का z दिस इज इक्वल टू 6। अपन को इन दोनों प्लेन के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन की इक्वेशन लिखनी है सिमेट्रिकल एंड नॉन सिमेट्रिकल फॉर्म दोनों में। ठीक। तो सबसे पहले अपने पास आती है नॉन सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल फॉर्म, अनसिमेट्रिकल फॉर्म। ठीक। अब अनसिमेट्रिकल फॉर्म में अपन क्या इक्वेशन लिखते हैं लाइन की, x माइनस वाई प्लस 2z, यहां पे z है बेटा, z 2z माइनस का 5, x माइनस वाई प्लस 2z माइनस 5 मतलब p1 लिख लिया। दिस इज इक्वल टू 0, दिस इज इक्वल टू p2, p2 का मतलब 3x प्लस का y प्लस का z माइनस 6 इक्वल टू 0 ना। इक्वल मतलब माइनस 6 इक्वल टू 0 भी नहीं लिखना, वो यहां पे लिख दिया अपन ने। p1 इक्वल टू 0 इक्वल टू p2, सिर्फ इसी फॉर्मेट में अपन को लिखना होता है। p1 इक्वल टू 0 इक्वल टू p2। इन जनरल अगर अपन बात करें तो पहला वाला प्लेन a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 दिस इज इक्वल टू 0, दिस इज इक्वल टू a2x प्लस का b2y प्लस का c2z प्लस का d2। ये अपने पास जो रिप्रेजेंटेशन है वो क्या है, लाइन की इक्वेशन इन अनसिमेट्रिकल फॉर्म। क्लियर है। अब इसको अपन लाइन की इक्वेशन क्यों बोल रहे हैं तो वो देखो, जैसे अपने पास मान लो 2D के अंदर दो स्ट्रेट लाइन दी जाए, 2D के अंदर अपन को दो स्ट्रेट लाइन दी जाए। एक लाइन अपन को दे रखी है 3x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0, एक लाइन अपन को दे रखी है x प्लस 2y माइनस 1 इक्वल टू 0। अब बोला जाए कि इन दोनों लाइनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को निकालो। ठीक है ना।
इन दोनों लाइनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को निकालूं। अब जब अपन को इन दोनों लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है तो अपन को क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को ही जीरो के इक्वल रखकर सॉल्व करना पड़ेगा, और जो अपने पास x और y की वैल्यू निकल के आएगी वही क्या कहलाएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहलाएगा या नहीं। अब इसी पॉइंट को, इसी क्या पॉइंट को मैं कैसे लिख सकता हूं, 3x माइनस वाई प्लस टू इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू x प्लस 2y माइनस का 1। इसका मतलब ये हुआ कि हमें x और y की वो वैल्यू लेनी है जिसके लिए दोनों एक साथ क्या हो जाएं, जीरो हो जाएं। हमें x और y की वो वैल्यू लेनी है जिसके लिए दोनों जो है वो एक साथ क्या हो, जीरो हो। जैसे मान लो ये पॉइंट होगा, ये पॉइंट, अब इस पॉइंट पे ये जीरो होगा, लेकिन ये जीरो आएगा क्या, ये जीरो आएगा क्या, ये बिल्कुल नहीं आएगा। अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो इस वाले पॉइंट पर ये तो जीरो होगा, x प्लस 2y माइनस 1, लेकिन क्या ये जीरो होगा, नहीं होगा, क्योंकि ये अपने पास जो है ये जो पॉइंट है वो सिर्फ इस वाली लाइन पर है, ये जो पॉइंट है वो इस वाली लाइन पर है। हमें ऐसा पॉइंट निकालना है जो दोनों लाइन पर हो। तो अपन क्या बोल रहे हैं कि ऐसी x और y की वैल्यू जिसके लिए दोनों एक साथ क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो इसलिए अपन ने दोनों को इकट्ठा किसके इक्वल लिख दिया, जीरो के इक्वल लिख दिया। यहां पर भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। यहां पर अपने पास क्या है कि जब दो प्लेन अपने पास इंटरसेक्ट करेंगे, दो प्लेन अपने पास इंटरसेक्ट करेंगे तो ये लाइन आएगी, है ना, मतलब अपने पास एक्स वाई जेड के खूब सारे पॉइंट आएंगे। तो अपन ये बोल रहे हैं कि एक्स वाई जेड के वो सारे ट्रिपलेट, एक्स वाई जेड के वो सारे ट्रिपलेट जिसके लिए दोनों की दोनों एक साथ क्या हो, जीरो हो। क्योंकि अगर मान लो यहां पर आपने कोई पॉइंट लिया, मान लो 1,2,3 कोई पॉइंट लिया, अगर वो इस प्लेन पे है तो इस वाली प्लेन की इक्वेशन में तो जीरो आ जाएगा, लेकिन इसमें आएगा क्या, जीरो नहीं आएगा। अगर यहां पॉइंट ले लिया तो इस प्लेन की इक्वेशन में जीरो आएगा, लेकिन यहां जीरो नहीं आएगा। अपन को एक्स वाई जेड की वो ट्रिपलेट लेनी है, वो वैल्यूज लेनी है जिसके लिए दोनों एक साथ जीरो हो जाए, तो वही चीज अपन ने यहाँ लिख दी है। तो ये अपने पास क्या हो गया, अनसिमेट्रिकल फॉर्म, है ना। ये ज्यादा पूछा नहीं जाता, ये क्वेश्चन में ये दे देते हैं, ये अपन को दे देते हैं। जैसे मान लो आपको बोल दिया कि फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन दिस, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन दिस एंड x प्लस 2y माइनस जेड माइनस 1 इक्वल टू 0 इक्वल टू x प्लस वाई माइनस जेड प्लस 2, ऐसा दे देंगे कि फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन दिस एंड दिस, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये प्लेन की इक्वेशन नहीं लिखी, अगर इस पूरे को देखो तो ये अपने पास प्लेन की इक्वेशन नहीं है, ये किसकी इक्वेशन है, लाइन की। तो एक लाइन ये हो गई, एक लाइन ये हो गई, इनको अपन को सिमेट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सिमेट्रिकल फॉर्म का मतलब वही जो अपन ने पढ़ा हुआ है, x माइनस x1 अपॉन a दिस इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b दिस इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c। इस फॉर्म में अपन को कन्वर्ट करना पड़ेगा, ये कहलाती है अपने पास सिमेट्रिकल फॉर्म। तो जब अपन इनको किस में कन्वर्ट करेंगे, सिमेट्रिकल फॉर्म में, इसको भी सिमेट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, देन उसके बाद अपन एंगल निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो एआई इसमें जेईई मेंस में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इसी टाइप से पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि क्या है कि अपन को अगर डायरेक्ट लाइन देंगे तो टाइम जल्दी हो जाएगा अपने पास, तो अपने को लेंदी बनाने के लिए क्या करेंगे, इस फॉर्म में दे देंगे, ठीक है ना। तो अब इसको अपन सिमेट्रिकल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो देखिए। तो अनसिमेट्रिकल तो समझ में आ गया होगा, अब सिमेट्रिकल फॉर्म देखते हैं। तो सेकंड अपने पास है सिमेट्रिकल फॉर्म, सिमेट्रिकल फॉर्म, ठीक। अब मैं डायग्राम बना लेता हूं जिससे आपको आसानी से समझ में आता जाए। एक प्लेन तो अपने पास ये हो गया, कौन सा, P1, ये प्लेन हो गया अपने पास P1, और ये प्लेन हो गया अपने पास P2, ये है P1 बराबर 0 और ये है अपने पास P2 बराबर 0। हमें इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है, ठीक है ना। अब देखो ये लाइन जो है P1 प्लेन पर भी होगी और P2 प्लेन पर भी होगी, अरे ये बात समझ में। ये जो लाइन है इस लाइन को अपन नाम देते हैं मान लो L1। ये जो लाइन है वो लाइन P1 प्लेन पर भी होगी और P2 प्लेन पर भी होगी, क्योंकि दोनों के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ही तो है। अब अपन को इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है, तो दिमाग में वही बात कि लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए अपन को लाइन के dr चाहिए और एक पॉइंट चाहिए। तो सबसे पहले अपन काम करते हैं इसके drs पर, कि भाई इसके drs कैसे निकाले जाएं। तो अपन मान लेते हैं कि लेट drs ऑफ लाइन, लेट
डीआरस ऑफ लाइन। क्या मान लिया अपन ने, ए कॉमा बी कॉमा सी, लाइन के डीआरस मान लिए, ठीक है ना, पॉइंट बाद में निकालने देखेंगे अपन। तो अपन ने लाइन के डीआरस मान लिए। अब इस एबीसी की वैल्यू कैसे निकले, तो यदि एबीसी में दो होमोजीनियस इक्वेशन बन जाएंगी तो क्रॉस मल्टीप्लाई लगाकर अपन एबीसी की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब होमोजीनियस इक्वेशन कैसे निकालें, तो देखो जैसा मैंने बताया कि ये जो लाइन L1 है वो दोनों प्लेन में है, मतलब प्लेन P1 में भी और प्लेन P2 में भी है। यदि ये लाइन प्लेन P1 में है तो ये P1 प्लेन का जो नॉर्मल होगा उससे कितना एंगल बनाएगा, 90 डिग्री। अगर ये लाइन P1 प्लेन में है तो P1 प्लेन का जो नॉर्मल होगा उससे कितना एंगल बनाएगा, 90 डिग्री। तो अब अपन क्या करेंगे, नाउ L1 is perpendicular to normal of plane P1। P1 प्लेन का जो नॉर्मल है उसके परपेंडिकुलर होगा। P1 जो प्लेन है उसके नॉर्मल के डीआर्स क्या है, 1 माइनस 1 2, 1 माइनस 1 2, तो इसका मतलब 1 माइनस 1 2 इसके नॉर्मल के डीआर्स होगा। लाइन के कितने हैं, एबीसी, दोनों कैसे हैं, परपेंडिकुलर। तो क्या आएगी अपने पास कंडीशन कि a इंटू 1 फिर माइनस 1 इंटू बी और प्लस का 2c बराबर कितना, 0। ये आ गया अपने पास, ठीक है ना, एक इक्वेशन आ गई। अब दूसरी इक्वेशन बनानी है। तो देखो ये लाइन जो है P2 प्लेन में भी है, ये जो लाइन है वो P2 प्लेन में भी है। इसका मतलब P2 प्लेन का जो नॉर्मल होगा उससे भी कितना एंगल बनाएगी, ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो जो P2 प्लेन है इसके नॉर्मल के डीआर्स क्या है, 3 1 एंड 1, और इस लाइन के ABC। तो दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, 3a प्लस का b प्लस का c इक्वल टू 0। आई थिंक समझ में आ रहा होगा, है ना। दोनों ये नॉर्मल और ये लाइन परपेंडिकुलर है तो वही a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0। सिमिलरली अपन ने इस वाले प्लेन के साथ ये कंडीशन लगा दी। अब अपने पास एबीसी में दो होमोजीनियस इक्वेशन बन गई। अब अपन को क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाकर एबीसी की वैल्यू निकालनी है। तो देखो क्या आएगी, a अपॉन माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1 और माइनस का 2 कितना आ जाएगा, माइनस का 3। दिस इज इक्वल टू माइनस का b अपॉन, इसको छुपाया 1 इंटू 1 1 प्लस का 6 तो कितना आएगा, माइनस का 5। दिस इज इक्वल टू c अपॉन 1 इंटू 1 1 और प्लस का 3 तो ये कितना आ जाएगा अपने पास 4। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो a अपॉन माइनस 3 दिस इज इक्वल टू b अपॉन 5 दिस इज इक्वल टू c अपॉन 4। देयरफॉर जो dr आए लाइन के, जो लाइंस के क्या है dr, वो आ गए -3, 5, 4। तो इसका मतलब लाइन के dr तो अपने पास निकल कर आ गए हैं। अब अपन को क्या करना है, पॉइंट निकालना है। अब अपन को क्या करना है, पॉइंट निकालना है। तो देखो पॉइंट निकालने का लॉजिक क्या होगा, जैसे मान लो कि ये एक लाइन है 2D में, एक लाइन है x प्लस 2y माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है कि नहीं है। इस लाइन पर यदि अपन को कोई पॉइंट निकालना है, इस लाइन पे अपन को कोई भी एक पॉइंट निकालना है तो कैसे निकाल सकते हैं, अगर मैं y की वैल्यू 0 रख दूं, y की वैल्यू क्या रख दूं, 0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास 1। तो बताओ 1,0 जो है इस पे पॉइंट होगा या नहीं होगा, क्योंकि इसको सेटिस्फाई कर रहा है। इस तरीके से निकाल सकते हैं या नहीं, इस तरीके से अपन ये निकाल सकते हैं। सेम काम अपन इसके लिए करेंगे, सेम काम अपन इसके लिए करेंगे। अपन क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशन में किसी भी एक वेरिएबल की जगह एक्स वाई जेड में किसी भी एक वेरिएबल की जगह 0 रख देते हैं। तो जनरली क्या है, किताबों में भी आप देखोगे z की जगह 0 रखा जाता है। तो अपन ने क्या किया, इन दोनों इक्वेशन में z की जगह 0 रख दिया। तो क्या होगा, नाउ फॉर पॉइंट ऑन लाइन, फॉर पॉइंट ऑन लाइन पुट z इज इक्वल टू 0। z की जगह अपन ने क्या रख दिया, 0। तो जब z की जगह 0 रखोगे तो अपने पास इक्वेशन क्या आएगी, देयरफॉर x माइनस वाई दिस इज इक्वल टू 5, और दूसरी इक्वेशन आएगी 3x प्लस वाई दिस इज इक्वल टू कितना, 6। क्लियर है ये चीज। अब अपन z की वैल्यू 0 रख दी है तो x और y में दो इक्वेशन हो गई। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके x और y की क्या करोगे, वैल्यू निकाल लोगे। तो देखो इन दोनों को अगर अपन ऐड करेंगे तो कितना आएगा अपने पास, 4x दिस इज इक्वल टू कितना, 11। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 11/4। x की वैल्यू क्या आ गई अपने पास, 11/4। अब ये x की वैल्यू जैसे यहां रख दी तो क्या आ जाएगा, 11/4 माइनस का 5 दिस इज इक्वल टू
y, तो y की वैल्यू आ गई -9/4। क्लियर है ये चीज? तो अपन क्या बोल सकते हैं कि 11/4 -9/4, ये एक ऐसा पॉइंट है जो दोनों प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। आप करके देखना चाहो करके देख लो। z की जगह तो 0 रखना है, z की जगह 0 रखना है, और x और y की जगह ये वैल्यू रखोगे तो अपने आप दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएंगी, या दोनों प्लेन की इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएंगी। तो अपन को कुल मिला के ऐसा ही तो एक पॉइंट चाहिए था जो दोनों प्लेन को सेटिस्फाई कर दे। अब जब दोनों पॉइंट प्लेन को सेटिस्फाई कर रहा होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि वो इस लाइन पे आ रहा होगा। दोनों प्लेन को अगर सेटिस्फाई कर रहा होगा तो 100% वो इसी लाइन पे आ रहा होगा, है ना? तो अपन ने ये पॉइंट निकाल लिया। कुछ कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर अपन ऐसा क्यों ना करें कि अपन x और z और y की वैल्यू 0 रख दें, z और y की वैल्यू 0 रख दें। अपन ने एक ही को 0 रखा, अपन दो को 0 रख के x की वैल्यू निकालो। देखो अगर वो निकालोगे तो तुम्हारे पास x की वैल्यू अलग अलग आ जाएंगी। अगर तुमने सोचा कि y और z की वैल्यू 0 रख लेते हैं, तो y और z की वैल्यू 0 रखोगे तो पहली इक्वेशन से क्या आएगा अपने पास 5, x की वैल्यू 5 आएगी, और दूसरी इक्वेशन से x की वैल्यू क्या आएगी 3x = 6, देन x = 2। x की अलग अलग वैल्यू आ गई, x कोऑर्डिनेट अलग अलग आ गया। तो एक ही पॉइंट का x कोऑर्डिनेट अलग अलग हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं हो सकता। इसलिए अपन दो वेरिएबल को 0 नहीं रखेंगे। किसको रखेंगे? सिर्फ एक वेरिएबल को। किसी भी एक को 0 के इक्वल रखकर x और y में इक्वेशन बनाओ, उन इक्वेशन को सॉल्व करके x और y कोऑर्डिनेट निकाल लो। तो अब अपने पास पॉइंट आ चुका है और अपने पास drs आ चुके हैं। पॉइंट आ चुका है और अपने पास drs आ चुके हैं। तो अब अपन प्लेन की इक्वेशन लिख सकते हैं। तो अब अपन प्लेन की इक्वेशन क्या लिखेंगे? therefore equation of plane in symmetrical form, सिमेट्रिकल फॉर्म क्या लिखोगे? x माइनस x1, तो x माइनस 11/4 डिवाइडेड बाय a कितना है? -3। दिस इज इक्वल टू y माइनस y1, मतलब y प्लस 9 अपॉन कितना लिखा है 4 डिवाइडेड बाय y1, मतलब कितना, सॉरी b मतलब 5, और z माइनस z1 मतलब z माइनस 0 अपॉन c। तो ये अपने पास लाइन की इक्वेशन निकल कर आ गई। किस फॉर्म में? सिमेट्रिकल फॉर्म में। ठीक है ना? तो सोचो मेंस में जब क्वेश्चन आता है और अपन को है ना अनसिमेट्रिकल फॉर्म में दिया होता है, तो देखो सिमेट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इतनी पूरी रामायण रचनी पड़ती है। क्लियर है ये चीज? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो ये अपने पास है अनसिमेट्रिकल फॉर्म को सिमेट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना। कभी आपसे जैसे क्वेश्चन मान लो वो पूछे कि एंगल निकालो, तो एंगल निकालने के लिए सिर्फ डी आर चाहिए होते हैं, ये कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग सोचते हैं कि पूरी लाइन की इक्वेशन निकालने, पूरी निकालनी नहीं है भाई। अपन को जब एंगल के बारे में पूछ रहा है कि दो लाइन की इक्वेशन अपन को अनसिमेट्रिकल फॉर्म में दे रखी है, और वो पूछ रहा है कि अपन को इन दोनों लाइनों के बीच का एंगल बताना है, तो एंगल बताने के लिए सिर्फ डीआरसी तो चाहिए। पूरी लाइन की इक्वेशन निकाल के क्या करोगे? मतलब ये कैलकुलेशन का जो टाइम है वो बच जाएगा। तो इसका खास ध्यान रखें, अगर डीआर की जरूरत है तो सिर्फ यहीं तक कैलकुलेट करें। ठीक है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? इसको नोट कर लें आप जरा। चलिए, जैसे इसी टाइप के क्वेश्चन दे रखा है कि फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन। पहली लाइन अपन को दे रखी है x माइनस 2y प्लस जेड, दिस इज इक्वल टू 0, दिस इज इक्वल टू x प्लस 2y प्लस जेड। ठीक है? एक लाइन तो ये दे रखी है, और दूसरी लाइन जो है L2 वो क्या दे रखी है? x प्लस का 2y प्लस जेड, दिस इज इक्वल टू 0, दिस इज इक्वल टू 3x प्लस 9y प्लस का 5z। अब इन दोनों लाइनों के बीच में अपन को क्या करना है? एंगल निकालना है। तो याद रहे, अगर अपन को एंगल निकालना है, अगर अपन को क्या करना है? एंगल निकालना है, तो सिर्फ डी तक ही निकालना है, पूरी लाइन की इक्वेशन निकालने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले निकालते हैं फॉर डी ऑफ लाइन L1। सबसे पहले L1 लाइन के डी के लिए काम करते हैं अपन। ठीक है ना? तो दिमाग में एल्गोरिथम बिल्कुल रखना है ना, डायग्राम नहीं बना रहा मैं। क्या करेंगे? L1 लाइन के डी अपन मान लेंगे A1 B1 C1। इसके अपन ने डी क्या मान लिए? A1 B1 C1। ठीक है ना? अगर स्टेप्स आपके दिमाग में होंगी तो उतना ज्यादा कैलकुलेशन भी नहीं है, मतलब बहुत सारी चीजें नहीं लिखनी होंगी।
कंपटीशन में अगर आता है तो आपको कितनी चीजें लिखनी है वो देखते जाओ। अपन ने इस लाइन के डीआर्स क्या मान लिए, A1 B1 C1। अब अपन को पता है कि ये जो L1 लाइन है वो इन दोनों प्लेन के प्लेन में होगी, मतलब दोनों प्लेन के नॉर्मल के परपेंडिकुलर होगी। तो इसके नॉर्मल के डीआर्स क्या है, 1 माइनस 2 1। तो पहली इक्वेशन A माइनस का या A1 माइनस का 2B1 प्लस का C1 इक्वल टू 0, पहली इक्वेशन बनी। दूसरी इक्वेशन यहां से बनेगी, इस प्लेन के नॉर्मल के डीआर्स क्या हैं, 1 2 1। तो A1 प्लस 2B1 प्लस का C1 दिस इज इक्वल टू 0। ठीक, दो होमोजीनियस इक्वेशन बन गई। अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो A1 अपॉन माइनस का 2 माइनस का 2 माइनस का 4 दिस इज इक्वल टू माइनस B1 अपॉन 1 माइनस का 1 0 दिस इज इक्वल टू C1 अपॉन 2 माइनस माइनस 2 तो प्लस का 4। तो ये अपने पास क्या आ गया, A1 अपॉन माइनस का 4 दिस इज इक्वल टू B1 अपॉन 0 दिस इज इक्वल टू C1 अपॉन प्लस का 4। क्लियर है ये चीज। देयरफॉर डीआर्स ऑफ L1, कॉम्पिटिशन में ये सब लैंग्वेज क्यों ना लिखेंगे अपन, सीधे धराधर करते चले जाएंगे। डीआर्स ऑफ L1 क्या आ गए, -404। ये तीनों नंबर के किसी नंबर से, कॉमन नंबर से डिवाइड हो सकते हैं, 4 से डिवाइड कर सकते हैं इसको। तो ये लिख सकते हैं अपन -1 0 और 4 सॉरी 1, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। तीनों को अपन ने क्या करा, 4 से डिवाइड कर दिया, तो ये -1 0 एंड 1। अब फॉर डीआर्स ऑफ लाइन L2, अब अपन L2 लाइन के डीआर्स की बात करें, L2 लाइन के डीआर्स की बात करें। अब L2 के लिए ये वाला देखो, तो इसके डीआर्स अपन मान लेते हैं A2 B2 C2, A2 B2 C2। तो पहली इक्वेशन क्या बनेगी, A2 प्लस का 2B2 प्लस C2 दिस इज इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, 3A2 प्लस का 9B2 प्लस का 5C2 बराबर 0। अगर आपके दिमाग में एल्गोरिथम कि हमें क्या करना है वो क्लियर होगा, तब जाके इतना आप फटाफट लिख पाओगे, ठीक है ना, तब स्पीड में क्वेश्चन हो पाएंगे। स्पीड का मतलब ये नहीं होता कि अपन कितनी तेज हाथ चला रहे हैं, स्पीड का मतलब है कितनी तेज दिमाग चल रहा है ना। और कुछ स्टेप अपन दिमाग में कैलकुलेट कर लेते हैं, कुछ अपन लिख के करते हैं, तो वहां से टाइम सेव होता है। हर एक स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है, अगर लाइन टू लाइन लिखोगे तो टाइम वेस्ट होगा आपका। तो अब अपन लगाते हैं इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, है ना। ये आई थिंक समझ में तो आ ही गया होगा क्या किया है अपन ने। इसके नॉर्मल के डीआर से 395, इसके नॉर्मल के डीआर से 121, है ना। तो वो अपन ने कंडीशन लगा के इक्वेशन बना ली। अब क्या आएगी अपने पास, A2 अपॉन 2 इंटू 5 10 माइनस का 9 कितना 1 दिस इज इक्वल टू माइनस B2 अपॉन माइनस B2 1 इंटू 5 5 माइनस का 3 कितना 2 दिस इज इक्वल टू C2 अपॉन 9 माइनस का 6 कितना 3। तो ये अपने पास क्या आ गए, देयरफॉर जो सेकेंड लाइन है उसके डीआर आ गए 1 माइनस का 2 एंड 3। अब अपन को क्या निकालना था, इन दोनों लाइनों के बीच का एंगल। तो अगर थीटा उनके बीच का एंगल है तो कॉस थीटा फॉर्मूला अपन को पता है, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2। तो क्या आएगा 1 इंटू माइनस 1 प्लस 0 इंटू माइनस 2 तो 0 ही हो जाएगा, प्लस 1 इंटू 3 होल डिवाइडेड बाय रूट के अंदर A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर, मतलब रूट के अंदर 2 इंटू रूट के अंदर A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। तो 1 प्लस का 9 10 प्लस का 4 14। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। और इसका मॉड ले लेते हैं, क्योंकि जनरली अपन क्या बताते हैं, एक्यूट एंगल बताते हैं। तो ये हो गया माइनस का 1 और प्लस का 3, तो ये बचा अपने पास कितना 2 होल अपॉन √2 इंटू √2 अपॉन √14। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, रूट के अंदर 28, है ना। अब देखो 7 4 जा क्या होता है, 7 4 जा 24, है ना। तो अपन यहाँ पे से 4 अगर बाहर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 अपॉन 2 रूट का 7, 2 से 2 कैंसिल। तो कॉस थीटा कितना आ गया 1 अपॉन √7। तो थीटा हो गया कॉस इनवर्स 1 अपॉन √7। ये आ गया दोनों लाइनों के बीच का एंगल। क्लियर है बच्चों यहाँ तक।
कोई दिक्कत तो नहीं है, नोट करें इसको। चलिए अब लाइन और प्लेन का पहला टॉपिक तो ये हो गया, सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल फॉर्म, है ना। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है एंगल बिटवीन लाइन एंड अ प्लेन। ये थोड़ा सा अलग है, अभी तक जो अपन पढ़ रहे थे एंगल बिटवीन लाइन एंड लाइन, प्लेन एंड प्लेन, वो एक जैसा था। अब है अपने पास एंगल बिटवीन लाइन एंड अ प्लेन, और बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्या है, ज्यादातर अपन को लाइन लाइन या प्लेन प्लेन वाली कंडीशन याद रहती है, वही लगा देते हैं तो आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है ना। एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन। अब अपन को लाइन और प्लेन के बीच का एंगल निकालना है, लाइन और प्लेन के बीच का एंगल निकालना है, ठीक है ना। तो डायग्राम से समझो इसको। ये आपके पास एक प्लेन दे रखा है, ठीक, ये हो गया प्लेन का नॉर्मल, ये हो गया प्लेन का नॉर्मल। अब अपन को इस प्लेन में, और एक ये लाइन है, एक ये लाइन है, ये प्लेन है P इक्वल टू 0, ये लाइन है L इक्वल टू 0। हमें इस प्लेन में और इस लाइन के बीच में एंगल निकालना है, ठीक है। तो देखो प्लेन और लाइन के बीच के एंगल का मतलब हो गया ये एंगल, प्लेन और लाइन के बीच के एंगल का मतलब हो गया ये एंगल अपन को निकालना है, ठीक है ना। अब जब अपन जो एंगल निकालना सीखे हैं वो किस में सीखे हैं, दो लाइनों के बीच में, लेकिन यहाँ तो बात किसकी हो रही है, एक लाइन की और एक प्लेन की। तो अब अपन क्या करते हैं कि इस लाइन और प्लेन के बीच में एंगल ना निकालते हुए लाइन और इस प्लेन का जो नॉर्मल है उसके बीच में एंगल निकाल लेते हैं, उसके बीच में अपन एंगल निकाल लेते हैं, ठीक है ना। अब देखो जैसे मान लो लाइन की इक्वेशन अपन को दी होती x माइनस x1 अपॉन a1, दिस इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b1, दिस इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c1, ठीक। और प्लेन की इक्वेशन अपन को दी होती a2x प्लस का b2y प्लस का c2z प्लस का d, दिस इज इक्वल टू 0, है ना। अब अपन को निकालना था तो ये वाला एंगल, है ना, लेकिन अपन ये एंगल निकाल नहीं सकते, अपन ये एंगल निकाल सकते हैं। तो ये एंगल अगर थीटा है, ये एंगल कितना है थीटा, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस का थीटा, ये एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस का थीटा। अब इस लाइन के डीआर्स क्या है a1 b1 c1, इस प्लेन के नॉर्मल के डीआर्स क्या है a2 b2 c2, और उनके बीच का एंगल कितना है 90 माइनस थीटा, याद रहे 90 माइनस थीटा। तो अब जो अपन फॉर्मूला लगाएंगे वो क्या लगाएंगे, कॉस, और एंगल की जगह यहाँ पे क्या लिया जाएगा 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, दिस इज इक्वल टू a1 a2 प्लस का b1 b2 प्लस का c1 c2 होल डिवाइडेड बाय रूट ऑफ समेशन a1 स्क्वायर रूट ऑफ समेशन a2 स्क्वायर, है ना। ये समेशन a1 स्क्वायर समेशन a2 स्क्वायर बहुत बार बता चुका हूं, तो समझ गए होगे आप। अब यहाँ पे cos 90 माइनस थीटा कितना हो गया sin थीटा, cos 90 माइनस थीटा क्या होता है sin थीटा। तो यहाँ पर अब अपने पास निकल के आया कि sin थीटा दिस इज इक्वल टू a1 a2 प्लस का b1 b2 प्लस का c1 c2 होल डिवाइडेड बाय रूट ऑफ समेशन a1 स्क्वायर रूट ऑफ समेशन a2 स्क्वायर। तो इसमें अब अपने पास क्या चीज अलग है कि जब भी अपन लाइन और प्लेन के बीच का एंगल निकालेंगे तो यहाँ पर कॉस नहीं आता, क्या आता है साइन, कॉस नहीं आता, क्या आता है साइन। लाइन और लाइन के बीच का एंगल निकाले कॉस थीटा, प्लेन एंड प्लेन के बीच का एंगल निकालें कॉस थीटा, लेकिन लाइन एंड प्लेन के बीच का एंगल अगर निकालेंगे तो क्या आएगा अपने पास साइन थीटा इक्वल टू, मतलब यहाँ का एक्सप्रेशन तो सेम है, यहाँ का एक्सप्रेशन सेम है, जो लेफ्ट साइड का एक्सप्रेशन है उसमें कॉस की जगह क्या आ जाएगा बस साइन आ जाएगा, क्लियर है। तो पहली चीज तो ये ध्यान रखनी है। अब इसके अंदर भी वही कंडीशन, क्या, यदि लाइन और प्लेन पैरेलल हो जाएं तो क्या होगा, और लाइन एंड प्लेन अगर परपेंडिकुलर हो जाएं तो क्या होगा, ठीक। तो देखो यहां से समझो, डायग्राम से आपको बहुत अच्छे से क्लियर आएगा, मैथमेटिकली वहां से भी निकाल सकते हो। जैसे मान लो ये अपने पास प्लेन था और ये अपने पास एक लाइन दे रखी है जो इस प्लेन के क्या है पैरेलल है। अब लाइन अगर प्लेन के पैरेलल होगी
तो इसका मतलब प्लेन का जो नॉर्मल है उससे कितना एंगल बनाएगी, 90 डिग्री। यदि लाइन जो है वो प्लेन के पैरेलल होगी तो प्लेन के नॉर्मल से कितना एंगल बनाएगी, 90 डिग्री। तो इसका मतलब जब ये दोनों लाइनें 90 डिग्री पर हैं तो कंडीशन क्या आएगी, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0। तो अपन क्या बोलेंगे कि इफ लाइन एंड प्लेन आर पैरेलल, कैसे हो जाएं, पैरेलल, लाइन और प्लेन कैसे हो जाएं, पैरेलल, देन क्या मैथमेटिकल कंडीशन, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर कितना, 0। ये अभी तक अपन कब किसके लिए पढ़ रहे थे, परपेंडिकुलर। जैसे ही अपन परपेंडिकुलर शब्द सुनते थे तो अपने दिमाग में ये मैथमेटिकल कंडीशन आती थी। अब क्या है कि लाइन और प्लेन अगर पैरेलल हैं तो उनके लिए मैथमेटिकल कंडीशन a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर 0। और समझ रहे होगे ऐसा क्यों है, क्योंकि लाइन अगर पैरेलल है प्लेन के, मतलब प्लेन के नॉर्मल से कितना एंगल बना रही होगी, 90 डिग्री। और इसमें भी अगर अब आपसे बोले दूसरी कंडीशन क्या, कि लाइन यदि प्लेन से कितना एंगल बनाए, 90 डिग्री, मतलब लाइन जो है, ये जो लाइन है ये कितने एंगल पर हो, 90 डिग्री पर हो। तो जब लाइन जो है प्लेन से राइट एंगल बनाएगी या 90 डिग्री पे होगी, इसका मतलब प्लेन का जो नॉर्मल होगा उसके पैरेलल होगी। तो जब अब दोनों लाइन कैसी हो गई, पैरेलल, तो पैरेलल के लिए डीआर्स में क्या कंडीशन आती है, तो यहां पे लिख लेते हैं अपन कि इफ लाइन इज परपेंडिकुलर टू प्लेन, इज perpendicular to plane, then तब क्या कंडीशन आएगी, a1 अपॉन a2 दिस इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 दिस इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। क्लियर है ये चीज, कोई दिक्कत तो नहीं। तो इसका मतलब अपने पास क्या है, पैरेलल और परपेंडिकुलर। याद रहे इसमें उल्टा हो जाता है, इतना बताने के बाद भी बच्चे जो है फाइनल एग्जाम में मेंस में गलत करके आते हैं, अरे सर गलती में याद ही नहीं रहा, जल्दी जल्दी में पैरेलल के लिए वो बताई थी, परपेंडिकुलर के लिए वो बताई थी। बहुत अच्छे से ध्यान रखना है इसको कि लाइन और प्लेन अगर पैरेलल हैं, लाइन और प्लेन कैसे हैं, पैरेलल, तो इसका मतलब है कि लाइन जो होगी वो नॉर्मल्स के परपेंडिकुलर होगी, ठीक है कि नहीं है। तो फिर कंडीशन आएगी a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0। और यदि लाइन जो है वो प्लेन के परपेंडिकुलर है, मतलब उसके नॉर्मल के पैरेलल होगी, तो कंडीशन आएगी a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो इसमें ये तीन चीजें आपको ध्यान रखनी है, एक कॉस की जगह साइन आता है और दो ये कंडीशन। क्लियर है, चलो अब इस पे क्वेश्चन देखते हैं अपन। देखो कैसे क्वेश्चन पूछे आते हैं, सिंपल से स्टार्ट करते हैं पहले। जैसे फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस आर वेक्टर दिस इज इक्वल टू आई प्लस का 2j माइनस का k प्लस लेमडा टाइम्स आई माइनस j प्लस का k। ये तो हो गई अपने पास क्या, लाइन। और प्लेन की इक्वेशन दे रखी है आर वेक्टर डॉट 2i माइनस का j प्लस का k दिस इज इक्वल टू 4, है ना। अब ये वेक्टर फॉर्म में दे रखी है, कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, उसका फॉर्मूला लगा दो। और वरना अगर आपको कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करना तो वेक्टर फॉर्म में भी अपन ने फॉर्मूला पढ़ा है। ये अपने पास हो गया क्या, n1 वेक्टर, ये हो गया अपने पास n2 वेक्टर। क्या फॉर्मूला है, अपन ने जनरली तो ये पढ़ा है ना, cos थीटा इज इक्वल टू a वेक्टर डॉट b वेक्टर होल अपॉन मॉड ऑफ a वेक्टर मॉड ऑफ b वेक्टर, यही पढ़ा है अपन ने। तो देखो इस वाली लाइन में अपने पास ये जो लाइन है इसके पैरेलल वेक्टर कौन सा होता है, जो कांस्टेंट के संग लिखा होता है, आर्बिट्री कांस्टेंट के संग लिखा होता है, तो i माइनस जे प्लस के, इसको अपन क्या बोल देते हैं, n1 वेक्टर। तो अपने पास n1 वेक्टर कितना हो गया, i माइनस का j प्लस का k। पॉइंट का तो कोई रोल ही नहीं है इसमें एंगल निकालने में। और यहां पर अपने पास n2 वेक्टर, n2 वेक्टर का मतलब प्लेन के नॉर्मल वेक्टर क्या हो गया, 2i माइनस का j प्लस का k। अब इन दोनों के बीच का एंगल अपन को निकालना है, किसके, प्लेन और लाइन। तो अगर थीटा उनके एंगल है तो फॉर्मूला क्या है, साइन थीटा।
ना कि cos थीटा। क्या लिखेंगे? sin थीटा। दिस इज इक्वल टू n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर होल अपॉन मॉड ऑफ n1 वेक्टर मॉड ऑफ n2 वेक्टर। ये लिखा जाएगा। अब दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालें तो डॉट प्रोडक्ट आएगा 1 इंटू टू 2, -1 इंटू -1 प्लस का 1, 1 इंटू 1 कितना 1, होल डिवाइडेड बाय रूट के अंदर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर मतलब √3, और यहाँ पर रूट के अंदर 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा रूट के अंदर 6। तो ये अपने पास आ गया साइन थीटा। दिस इज इक्वल टू 4 अपॉन, यहाँ पे √2 इंटू √3 लिख सकते हैं। अब √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा 3, तो 3√2, 3√2, और √2 से इसको कैंसिल करना चाहो तो 2√2 अपॉन 3। तो यहाँ पे साइन थीटा आ गया 2√2 अपॉन 3, या फिर थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2√2 अपॉन 3। क्लियर है बच्चों ये चीज, है ना? फॉर्मूले में ध्यान रहे कॉस की जगह क्या आता है साइन। तो ये आ गया अपने पास लाइन और प्लेन के बीच का एंगल। और अगर कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते तो लाइन की इक्वेशन को कार्टेशियन फॉर्म में क्या लिखते? ये लाइन किस पॉइंट से पास हो रही है? 1 2 -1, तो x -1 y प्लस 2, है ना, सॉरी 1 2 है ना, तो y -2 और z प्लस 1, और इसके डियास क्या है लाइन के, तो 1 -1 और 1, ये लिख लेते। उसके बाद भी निकाल सकते थे फॉर्मूला लगा के, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ द लाइन क्या दे रखी है, आर वेक्टर इज इक्वल टू आई माइनस का 2j प्लस का k प्लस लेमडा टाइम्स 2i प्लस का j प्लस का 2k। ये जो लाइन है इस पैरेलल टू द प्लेन की इक्वेशन क्या दे रखी है, 3r वेक्टर डॉट 3i माइनस 2j प्लस m इंटू k। दिस इज इक्वल टू कितना 14। तब अपन को m की वैल्यू निकालनी है। बहुत इजी क्वेश्चन है। ये लाइन जो है इस प्लेन के क्या है, पैरेलल है। लाइन जो है प्लेन के क्या है, पैरेलल है। तब अपन को इस m की वैल्यू निकालनी है। अब लाइन प्लेन के पैरेलल है मतलब प्लेन के नॉर्मल के परपेंडिकुलर होगी, तो अपन वही कंडीशन क्या लगाएंगे ना, कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करके कर सकते हैं, या फिर अभी वेक्टर फॉर्म में लिखा है वेक्टर फॉर्म में ही कर लें। n1 वेक्टर का मतलब वेक्टर पैरेलल टू द लाइन, वेक्टर पैरेलल टू द लाइन भी बोल सकते हो, वेक्टर अलोंग द लाइन भी बोल सकते हो। तो n1 वेक्टर क्या है, वेक्टर अलोंग द लाइन L। तो क्या लिखेंगे 2i प्लस का j प्लस का 2k, ठीक है कि नहीं। और n2 वेक्टर अपने पास क्या है, नॉर्मल वेक्टर ऑफ प्लेन P। क्लियर है, जो दिया गया प्लेन है उसका नॉर्मल वेक्टर, तो वो लिखोगे 3i माइनस का 2j प्लस का mk। सिंस लाइन इज पैरेलल टू प्लेन, लाइन इज पैरेलल टू प्लेन, देयरफॉर वेक्टर में इसकी क्या मैथमेटिकल कंडीशन लिखेंगे, इतना तो आप समझ रहे होगे। n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर बराबर 0, n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर बराबर 0, इस टाइप की कंडीशन है ना। ये लाइन है तो इसके अलोंग n1 वेक्टर है, और ये अपने पास नॉर्मल वेक्टर है n2। तो लाइन जब इसके पैरेलल है तो आप देख रहे हो कि n1 वेक्टर और n2 वेक्टर परपेंडिकुलर हो गए, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाएगा। निकालो दोनों का डॉट प्रोडक्ट, तो 6 माइनस का 2 प्लस का 2m बराबर 0, तो m इज इक्वल टू माइनस का 2 है। सिंपल, और इस टाइप के क्वेश्चन भी मेंस में पूछे गए हैं काफी बार, है ना। ये मत सोचो कि सर ये तो बड़ा सिंपल है, इस टाइप के क्वेश्चन भी मेंस में काफी बार पूछे गए हैं, लेकिन बच्चों को जल्दी जल्दी में याद रहता नहीं है। जैसे ही शब्द सुना पैरेलल तो कंडीशन क्या लगा देंगे कि 2/3 दिस इज इक्वल टू 1/-2, दिस इज इक्वल टू 2/m। फिर सोचेंगे यार ये तो यार अलग आ रहा है,
है ना। इसमें तो यार सर ने कुछ ऐसा बताया था कि ये तो इक्वल रहते हैं अपने पास, वहां से तुम्हारी गड़बड़ हो जाएगा। आप सोचोगे क्वेश्चन गलत है ना, बोनस हो जाएगा, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन बिल्कुल सही है, आप जो सोच रहे हो वो गलत है। तो आगे होगा समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थ्री में यदि किसी को कोई भी टॉपिक में दिक्कत आ रही हो, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे जरूर बताएं, है ना, या मेरे से कॉल करके बात करें कि सर ये पर्टिकुलर टॉपिक है जो मुझे समझ में नहीं आया, तो उसको अपन बाद में एक और बार समझाएंगे अगर दिक्कत आ रही हो किसी टॉपिक में तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, है ना। अब फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट विद पोजीशन वेक्टर दिस एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। देखो क्या लिखा हुआ है, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट विथ पोजीशन वेक्टर। पॉइंट जो है उसका पोजीशन वेक्टर अपन को दे रखा है कितना, 2i माइनस का 3j माइनस का 5k एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन आर वेक्टर डॉट 6i माइनस का 3j प्लस का 5k प्लस 2 बराबर 0। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो एक पॉइंट से पास हो रहा है जिसका ये पोजीशन वेक्टर दे रखा है, ठीक, और जो लाइन है वो इस प्लेन के क्या है, परपेंडिकुलर। अब अगर प्लेन और लाइन का कंसेप्ट क्लियर होगा तभी तो जाके निकाल पाओगे। क्या कंडीशन है, देखो डायग्राम से, ये प्लेन है, इस प्लेन की इक्वेशन दे रखी है। अब अपन को एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, और ये एक पॉइंट से पास हो रहा है जिसका पोजीशन वेक्टर क्या है, 2i माइनस का 3j माइनस का 5k, और अपन को क्या निकालनी है, इसकी वेक्टर इक्वेशन निकालनी है, वेक्टर फॉर्म निकालनी है। तो देखो लाइन की इक्वेशन अपन वेक्टर फॉर्म में क्या लिखते हैं, आर वेक्टर दिस इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर, ये लिखते थे, ये पढ़ाया अपन ने। इसके अंदर ए वेक्टर क्या होता था, एक पॉइंट का पोजीशन वेक्टर जिससे लाइन पास हो रही है, और बी वेक्टर क्या होता था, लाइन जिस वेक्टर के पैरेलल है। तो यहाँ पर पॉइंट तो पता है, क्या अपन को ऐसा वेक्टर पता लग सकता है जिसके लाइन पैरेलल हो, बिल्कुल। ये जो प्लेन है उसमें ये जो वेक्टर लिखा हुआ है कौन सा, 6i माइनस 3j प्लस 5k, ये क्या होता है, नॉर्मल वेक्टर होता है या नहीं। तो ये अपने पास एक नॉर्मल वेक्टर दे रखा है, ये क्या दे रखा है, नॉर्मल वेक्टर, कितना, 6i माइनस का 3j और प्लस का 5k, यही दे रखा है या नहीं। तो इसका मतलब ये जो नॉर्मल वेक्टर है वो इस लाइन के क्या होगा, पैरेलल होगा। तो देयरफॉर अपने डाटा के हिसाब से ए वेक्टर तो हो गया कितना, 2i माइनस का 3j माइनस का 5k, और बी वेक्टर जो है वो क्या लेंगे अपन, 6i माइनस का 3j प्लस का 5k। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या लिखी जाएगी, 2i माइनस का 3j माइनस का 5k प्लस लेमडा टाइम्स 6i माइनस का 3j और प्लस का 5k। आ रही है बात समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं है इसके अंदर। तो ये आ गया अपने पास लाइन की इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में। कार्टेशियन से करना होता है तो कुछ भी दिक्कत नहीं है, कार्टेशियन और वेक्टर कोई अलग अलग नहीं है, समझ रहे होगे आप। आई जे के उसमें आर वेक्टर की जगह में लिख देता क्या, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, तो ये प्लेन की इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में आ जाती है, 6x माइनस 3y प्लस 5z प्लस 2 इक्वल टू 0, और पॉइंट क्या ले लेता, 2 माइनस 3 माइनस 5, ठीक है ना। चलिए और देखते हैं क्वेश्चन और कुछ क्या बन सकते हैं। अब जैसे क्वेश्चन दे रखा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन दिस एंड दिस इन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक। देखिए क्वेश्चन क्या दे रखा है अपन को कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन। अब देखो कंसेप्ट को मिक्स करते जा रहे हैं, i प्लस जे प्लस के इक्वल टू 1 दे रखा है, मैं 1 को इस साइड ले आके 0 लिख देता हूं, ठीक है ना,
एंड दूसरा प्लेन दे रखा है आर वेक्टर डॉट 2i प्लस का 3j माइनस का k प्लस का 4 दिस इज इक्वल टू कितना 0। ठीक है कि नहीं है। अब वो बोल रहा है कि एक प्लेन की इक्वेशन निकालो जो इन दोनों प्लेन के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो रही है एंड पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस के क्या है पैरेलल है। लाइन प्लेन जो है वो एक्स एक्सिस के क्या है पैरेलल है। ठीक है कि नहीं है। अब अपन को प्लेन की इक्वेशन निकालनी है जो इनके लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो रहा है, तो उसकी इक्वेशन तो अपन क्या करेंगे, क्या लिखेंगे, P1 प्लस लैम्डा P2 बराबर 0। आज ही के लेक्चर में पढ़ा है अपन ने ये चीज, तो चलो लिख लेते हैं। आर वेक्टर डॉट i प्लस जे प्लस के माइनस का 1 प्लस लैम्डा टाइम्स P2, मतलब आर वेक्टर डॉट 2i प्लस का 3j माइनस का k और प्लस का 4 दिस इज इक्वल टू 0। अब लैम्डा की वैल्यू निकालनी है, तो उसके लिए इंफॉर्मेशन दे रखा है कि प्लेन जो है, ये जो प्लेन है वो एक्स एक्सिस के क्या है पैरेलल है। जब प्लेन एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो उस प्लेन के नॉर्मल के परपेंडिकुलर होगा, है ना। एक्स एक्सिस के ये पैरेलल है तो प्लेन का जो नॉर्मल है वो एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा। अब देखो एक्स एक्सिस के डीआर अपन क्या ले सकते हैं 1 0 0। एक्स एक्सिस के डीआर क्या ले सकते हैं 1 0 0। ये एक्स एक्सिस के डीआर भी और डीसीज भी हैं। अब इसके अपन को डीआर निकालने हैं, तो पहले तो इसको अपन प्रॉपर फॉर्म में लिखें। यहां भी आर वेक्टर है, यहां भी आर वेक्टर है, दोनों से आर वेक्टर कॉमन आ जाएगा, दोनों से आर वेक्टर कॉमन आ जाएगा डॉट डॉट। अब देखो i प्लस 2 लैम्डा आई प्लस 2 लैम्डा आई, दोनों से अगर i कॉमन लेंगे तो 1 प्लस 2 लैम्डा टाइम्स आई कैप, समझ में आ रहा है। j प्लस का 3 लैम्डा j, यहां से अपन ने j कॉमन लिया तो 1 प्लस 3 लैम्डा j कैप, क्लियर, प्लस 1 माइनस लैम्डा टाइम्स k कैप। ठीक है ना, ये तो आर वेक्टर, और माइनस का 1 और प्लस का 4 लैम्डा, माइनस का 1 प्लस का 4 लैम्डा दिस इज इक्वल टू 0। अब ये प्लेन की इक्वेशन आ गई अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में। आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर, ये पूरा की पूरा क्या है एन वेक्टर, दिस इज इक्वल टू डी, दिस इज इक्वल टू डी, है ना, ये आ गया अपने पास। अब ये जो प्लेन है वो एक्स एक्सिस के क्या था पैरेलल था, तो एक्स एक्सिस जो है उस प्लेन के नॉर्मल के परपेंडिकुलर होगी। तो यहां से अपने पास एन वेक्टर क्या है n1 वेक्टर, मतलब इस प्लेन का नॉर्मल वेक्टर वो है 1 प्लस 2 लैम्डा टाइम्स आई कैप प्लस 1 प्लस 3 लैम्डा टाइम्स जे कैप प्लस 1 माइनस लैम्डा टाइम्स के कैप, ये हो गया अपने पास। अब n2 वेक्टर लिख रहा हूं, n2 वेक्टर का मतलब हो गया वेक्टर अलोंग द एक्स एक्सिस, तो वेक्टर अलोंग द एक्स एक्सिस अपन आई कैप ले लेंगे सर, या फिर अपन डीसी अगर या डीआर 1 0 0 माने तो 1 इंटू आई प्लस 0 जे प्लस 0 के, तो भी आई आएगा, तो अपन ने ये ले लिया। अब n1 और n2 कैसे हैं परपेंडिकुलर, n1 n2 कैसे हैं परपेंडिकुलर, क्योंकि एक्स एक्सिस जो है ये एक्स एक्सिस है, ये प्लेन के पैरेलल है, मतलब इसके नॉर्मल के परपेंडिकुलर होगी। तो कंडीशन क्या लगेगी n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर बराबर कितना 0, दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाल के 0 के इक्वल रखो, तो क्या आ जाएगा अपने पास 1 प्लस 2 लैम्डा इंटू 1 प्लस 1 प्लस 3 लैम्डा इंटू 0, क्योंकि यहां अगर कुछ नहीं लिखा तो इसको अपन क्या मानेंगे i प्लस 0 j प्लस 0 के, तो 1 प्लस 3 लैम्डा इंटू 0 प्लस 1 माइनस लैम्डा इंटू 0, तो ये अल्टीमेटली कितना आ जाएगा 0, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 1/2, माइनस का 1/2। क्लियर है बच्चों ये चीज, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो अब देखो इसके अंदर लैम्डा की वैल्यू माइनस 1/2 रख देंगे तो प्लेन की इक्वेशन क्या आ जाएगी, यहाँ तो ये तो 0 हो गया, तो आर वेक्टर डॉट डॉट ये 0 हो गया, यहाँ रखोगे माइनस 1/2 तो 1 माइनस का 3/2, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 3 माइनस का 1/2 जे कैप, यहां रखोगे माइनस 1/2 तो ये हो जाएगा प्लस का 3/2 के कैप, और यहां पर 4 इंटू लैम्डा मतलब 4 इंटू माइनस का 1/2 तो -1 माइनस का 2 दिस इज इक्वल टू 0,
यहां पर आ गया अपने पास आर वेक्टर टाइम्स माइनस जे प्लस का 3k बाय 2 है, उसको उधर पहुंचाएंगे तो इसको उधर ले गए 3 और 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई किया 6, तो ये अपने पास प्लेन की इक्वेशन निकल कर आ गई। क्लियर है ये चीज? अब देखो इसमें एक नई चीज और बताता हूं आपको, इसको अगर अपन कार्टेशियन फॉर्म में लिखेंगे तो क्या इक्वेशन आएगी, माइनस का y प्लस का 3z दिस इज इक्वल टू 6, ये आएगी या नहीं आएगी? क्लियर है ये चीज? अगर अपन कार्टेशियन इसी को कार्टेशियन प्लेन में लिखेंगे तो ये आएगी। अब आप देख रहे हो ये एक प्लेन की इक्वेशन है जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो यदि कोई प्लेन एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा तो उसके अंदर एक्स की टर्म नहीं आएगी, है ना। शुरुआत में जब अपन ने प्लेन की शुरुआत करी थी तब उसमें एक आपको चीज बताई थी, उसके आगे की चीज है ये, तो यहां तक आप नोट कर लो, है ना। देखो कभी कभी है ना क्वेश्चन में दिखती है ये चीज, आपसे अगर पूछे इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू पहला एक्स एक्सिस, अपन को एक प्लेन की इक्वेशन निकालनी है जो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो। अगर प्लेन एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो उसके अंदर एक्स की टर्म नहीं आ रही, तो अपन क्या बोलेंगे, बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी बराबर 0। ठीक, दिमाग में बैठा लेना, कंठस्थ कर लेना एकदम। अगर y एक्सिस के पैरेलल होता, प्लेन यदि y एक्सिस के पैरेलल लेना है तो उसमें y की टर्म नहीं होगी, तो क्या आएगा ए एक्स प्लस सी जेड प्लस डी बराबर 0। और यदि अपन को z एक्सिस के पैरेलल कोई प्लेन की इक्वेशन निकालनी है तो उसके अंदर z की टर्म नहीं होगी, तो ए एक्स प्लस का बी वाई प्लस का डी बराबर 0। ठीक है कि नहीं है? अपन ने स्टार्टिंग में जो चीज पढ़ी थी वो क्या पढ़ा था, एक ऐसा प्लेन जो एक्स वाई प्लेन के पैरेलल हो, ऐसा प्लेन जो कि एक्स वाई प्लेन के पैरेलल हो। तो देखो एक्स वाई प्लेन की इक्वेशन क्या होती थी, z इक्वल टू 0, तो एक्स वाई प्लेन के पैरेलल प्लेन की इक्वेशन क्या होगी, z इक्वल टू कांस्टेंट। सिर्फ कांस्टेंट का अंतर आता है दो प्लेन में, है ना। अगर अपन से पूछता ये किसकी थी, एक्स वाई प्लेन की, अगर वो अपन से पूछता कि yz प्लेन की इक्वेशन निकालो, तो yz प्लेन की इक्वेशन तो क्या होती है अपने पास, x इक्वल टू 0, और yz प्लेन के पैरेलल प्लेन की इक्वेशन होती है x इक्वल टू कुछ कांस्टेंट। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो ये किसके लिए है, प्लेन के पैरेलल प्लेन के लिए। और ये जो इक्वेशन लिखी है वो क्या है, ऐसे प्लेन जो एक्सिस के पैरेलल हो। एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा तो एक्स की इक्वेशन नहीं आएगी, वाई एक्सिस के पैरेलल होगा तो वाई की इक्वेशन नहीं आएगी, वाई की टर्म नहीं आएगी, और जेड एक्सिस के पैरेलल होगा तो जेड की टर्म नहीं आएगी। क्लियर है? इसको आप ध्यान से नोट करें, स्टार बना के नोट लिखकर इसको अच्छे से नोट कर लें। जरा मैं पानी पी लूं जब तक। चलिए यहां तक आपने कर लिया होगा, और कुछ देखते हैं, है ना। इसमें तो चलो इसी टाइप के क्वेश्चन है, एंगल बिटवीन लाइन एंड अ प्लेन। देखो कंसेप्ट समझ में आ गया तो क्वेश्चन किसी भी टाइप का है, आप अपना स्टैंडर्ड लॉजिक लगाओ कि हमें क्या निकालना है, वो निकालने के लिए हमें क्या चीज जरूरी है, और वो चीज अपने पास दी गई इंफॉर्मेशन से कैसे निकल सकती है। ये सब आपके लॉजिक अगर क्लियर हो जाएंगे तो आपसे क्वेश्चन आसानी से बनने लगेंगे। ठीक है कि नहीं है? अब नेक्स्ट अपने पास है इंटरसेक्शन ऑफ अ लाइन एंड अ प्लेन। ये कोई नई चीज नहीं है, ये चीज तो आप अपन कर चुके हैं क्वेश्चन। अब टॉपिक है तो देख लो, इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड प्लेन। अपन को एक लाइन और प्लेन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। ठीक है कि नहीं है? एक लाइन का और एक प्लेन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। क्वेश्चन में ये भी जरूरत पड़ जाती है कभी कभी, तो इसको कैसे निकालते हैं, ये मान लो एक प्लेन है, अपन चलो एक एग्जांपल ही ले लेते हैं, तो 2x प्लस वाई माइनस जेड प्लस का 4 बराबर 0। ये अपने पास एक प्लेन हो गया, और अब ये अपने पास एक लाइन है। ठीक है,
ये लाइन प्लेन को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी हमें वो पॉइंट निकालना है। लाइन की इक्वेशन दे रखी है x माइनस 1/2, दिस इज इक्वल टू y प्लस 2/3, दिस इज इक्वल टू z अपॉन माइनस का 2। अब अपन को इस लाइन और इस प्लेन का ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। तो ये कुछ नया नहीं है, थोड़ा सा लॉजिक लगाओगे आराम से निकाल सकते हो। चलो कैसे करें अपन ये चीज। अपन ने मान लिया इस पॉइंट क्या है P, अब इस P के कोऑर्डिनेट लिखने हैं। तो अब अपन को P के कोऑर्डिनेट लिखने हैं, जो P पॉइंट है वो इस लाइन पर है, तो इस लाइन पर वही जनरल पॉइंट का कंसेप्ट यूज करेंगे अपन। तो इसको अपन लैम्डा के इक्वल रख लेते हैं और P के कोऑर्डिनेट क्या मान लेते हैं, लेट कोऑर्डिनेट ऑफ P। P के कोऑर्डिनेट क्या मान लेते हैं, 2 लैम्डा प्लस 1 कॉमा 3 लैम्डा माइनस 2 कॉमा माइनस 2 लैम्डा। ये अपन ने क्या मान लिया, जनरल पॉइंट। अब ये जनरल पॉइंट लाइन में कहीं भी हो सकते हैं, तो हम क्या मान रहे हैं, ये P के कोऑर्डिनेट हैं। अब अपन को लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। अब अपन को क्या करनी है, लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। अब लैम्डा की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, ये जो P पॉइंट है वो इस प्लेन पर भी है, तो इसका मतलब इस प्लेन को भी सेटिस्फाई करेगा। तो अपन एक्स वाई जेड की जगह ये पॉइंट सेटिस्फाई करा सकते हैं, बस काम खत्म अपना। तो ये पॉइंट सेटिस्फाई करा दो, तो 2 इंटू 2 लैम्डा प्लस 1 प्लस 3 लैम्डा माइनस का 2 और माइनस टाइम्स ऑफ माइनस 2 लैम्डा प्लस का 4 इक्वल टू 0। ठीक है ना। तो ये कितना आ जाएगा अपने पास, 4 लैम्डा प्लस का 2 प्लस 3 लैम्डा माइनस 2 प्लस का 4 लैम्डा प्लस 4, दिस इज इक्वल टू 0। माइनस 2 से प्लस 2 कैंसिल, 4 लैम्डा प्लस 4 लैम्डा कितना, 8 लैम्डा प्लस 3 लैम्डा 11 लैम्डा इक्वल टू माइनस 4। तो लैम्डा की वैल्यू -4/11। ये माइनस की लैम्डा की वैल्यू यहां रख दोगे तो आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पता लग जाएगा। ठीक है ना। तो इसमें कुछ ज्यादा नया नहीं था, ये चीज तो आप पहले भी कर चुके हो। ठीक। अब नेक्स्ट अपने पास है कंडीशन फॉर अ लाइन टू लाई इन अ प्लेन। ठीक है ना। क्या कंडीशन होगी कि कोई भी एक लाइन जो है वो कंप्लीटली उस प्लेन में लाई करे। कोई भी एक लाइन अगर दे रखी है तो वो कंप्लीटली उस प्लेन में लाई करे, उसके लिए क्या कंडीशन होगी। तो देखो, दो लाइन अगर दे रखी हैं तो कोप्लेनर वाली कंडीशन अपन ने पढ़ी थी। दो लाइन अगर दे रखी हैं, अपन ने क्या पढ़ा था, दो लाइन के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने का तरीका, उसका फॉर्मूला पढ़ा था। अब दोनों लाइन में अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 हो जाएगी तो इसका मतलब वो एक ही प्लेन में आएगी। तो इसका मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अगर 0 है तो लाइन कैसी हो जाएंगी, कोप्लेनर। और उसमें अपन ने मैथमेटिकल कंडीशन भी पढ़ी थी कि डिटर्मिनेंट ऑफ x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1 पहली रो, फिर दूसरी रो में a1 b1 c1, तीसरी में a2 b2 c2। इस पूरे का डिटरमिनेंट किसके इक्वल, 0 के इक्वल। ठीक है ना। अभी वो आपसे क्या पूछ रहा है, बस एक कंसेप्ट है, इस पे अगर क्वेश्चन बनेगा तो वही कोप्लेनर वाला बनता है, अलग से ऐसा कुछ भी नहीं बनता। लेकिन एक कंसेप्ट है, अगर आपको प्रूफ करना हो स्कूल बोर्ड में तो कैसे प्रूफ करोगे। ये अपने पास मान लो एक प्लेन है, ये अपने पास एक प्लेन है। ठीक। और अपन को एक लाइन की इक्वेशन दे रखी है, ये लाइन की इक्वेशन दे रखी है। अब देखो, लाइन की इक्वेशन अपन ले लेते हैं, x माइनस x1 अपॉन a1, दिस इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b1, दिस इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c1। और प्लेन की इक्वेशन अपन ले लेते हैं, a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस का d2 बराबर 0। ठीक। अब क्या कंडीशन होनी चाहिए, तो देखो, ये जो लाइन है, इस लाइन, ये लाइन कहां से पास हो रही है, x1 y1 z1 से। ये लाइन कहां से पास हो रही है, x1 y1 z1 से। तो पहली चीज तो अपन क्या बोलेंगे कि ये जो x1 y1 z1 है, x1 y1 z1, वो इस प्लेन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो पहली कंडीशन तो क्या निकल कर आ गई, पहली कंडीशन तो ये निकल कर आ गई कि लाइन, ये जो पॉइंट है x1 y1 z1 इस प्लेन को सेटिस्फाई करना चाहिए।
तो क्या हो जाएगा, a2x1 प्लस b2y1 प्लस c2z1 प्लस d2 बराबर 0। लेकिन अकेली इस कंडीशन से काम नहीं बनेगा, क्यों? मान लो इस टाइप की कंडीशन हुई कि ये अपने पास प्लेन हुआ और ये अपने पास लाइन हुई। अब ये जो x1 y1 z1 है वो मान लो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही है। x1 y1 z1 जो है वो लाइन और प्लेन का क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो इस सिचुएशन में भी x1 y1 z1 इस प्लेन को सेटिस्फाई तो करेगा, लेकिन ये नहीं बोल सकते ना कि लाइन जो है वो कंप्लीटली इस प्लेन में आएगी, ये तो नहीं बोल सकते। तो अब दूसरी कंडीशन क्या बोलेंगे, इस प्लेन के जो नॉर्मल हैं, इस प्लेन के जो नॉर्मल है उसके डीआर्स क्या हैं अपने पास, a2 b2 c2, और इस लाइन के डीआर्स क्या है, a1 b1 c1। अगर लाइन कंप्लीटली इस प्लेन में लाई कर रही है तो इसके नॉर्मल्स के परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो अपन दूसरी कंडीशन क्या बोलेंगे, a2 a1 a2 a1 a2 प्लस का b1 b2 प्लस का c1 c2 बराबर 0। ठीक है ना। अब ये दोनों कंडीशन जब फुलफिल हो रही होंगी तब अपन बोल सकते हैं कि ये जो लाइन है वो कंप्लीटली इस प्लेन में लाई कर रही है। ठीक है कि नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं। अगर इसी को मान लो वेक्टर फॉर्म में बताना होता, वेक्टर फॉर्म में क्या कंडीशन लिखेंगे, तो देखो अपने पास मान लो लाइन की इक्वेशन जो है वो अपन क्या ले लेते हैं, आर वेक्टर दिस इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर, ये लाइन की इक्वेशन हो गई। और प्लेन की इक्वेशन अपन को लेनी है तो आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर दिस इज इक्वल टू डी। अब क्या कंडीशन लिखेंगे, क्या कंडीशन लिखेंगे वेक्टर के फॉर्म में अपन, पहली चीज कि ये जो पॉइंट है, लाइन जो है वो किस पॉइंट से पास हो रही है, ए वेक्टर से, है ना। तो ये जो ए वेक्टर है वो इस प्लेन पर भी लाई करेगा तो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो आर वेक्टर की जगह क्या रख देंगे, सिर्फ ए वेक्टर। तो पहली कंडीशन तो निकल कर क्या आएगी अपने पास, ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर दिस इज इक्वल टू डी। क्लियर है ये चीज, ये जो लाइन है वो एक पॉइंट से पास हो रही है जिसका पोजीशन वेक्टर है ए वेक्टर। अब लाइन जो है अगर वो प्लेन में लाई करेगी तो वो पॉइंट प्लेन को भी सेटिस्फाई करेगा, मतलब ये जो ए वेक्टर है वो इस प्लेन पर भी लाई करेगा, तो आर वेक्टर की जगह क्या रख देंगे, ए वेक्टर। और दूसरी कंडीशन अपने पास क्या है, लाइन के अलोंग वेक्टर कौन सा है, बी वेक्टर, प्लेन का नॉर्मल वेक्टर क्या है, एन वेक्टर। जब लाइन कंप्लीटली इसमें लाई कर रही है तो नॉर्मल के परपेंडिकुलर होगी, तो दूसरी कंडीशन क्या आ जाएगी, बी वेक्टर डॉट एन वेक्टर बराबर कितना, 0। ठीक है ना। तो इस पर एज सच कुछ क्वेश्चंस मतलब प्रूव करने को आ सकता है, कंपटीशन में इस पर कुछ क्वेश्चन नहीं बनेंगे। क्लियर बच्चों ये चीज, देखते हैं इस पर किस टाइप के क्वेश्चन हैं। वही कोप्लेनर वाले क्वेश्चंस दे रखे हैं अपन को कि प्रूफ करो ये दोनों लाइन कोप्लेनर हैं, ये दोनों लाइन कैसी हैं, कोप्लेनर हैं, उसी टाइप के क्वेश्चन अपन को ये दे रखे हैं। ठीक है ना। और उसके बाद का अपना जो टॉपिक है वो वही है लाइन लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर इमेज, तो ये सारी चीजें आपको हम बता चुके हैं, है ना। अब जैसे एक क्वेश्चन है छोटा सा, देख लो, सिंपल सा क्वेश्चन है इसी के ऊपर। क्या है क्वेश्चन, एक प्लेन दे रखा है 4x प्लस 4y माइनस का लैम्डा z बराबर 0। If 4x plus 4y minus lambda z equal to 0 is the equation of plane through the origin, मतलब प्लेन कहां से पास हो रहा है, ओरिजिन से पास हो रहा है, एंड दैट कंटेन्स द लाइन, और इस लाइन को कंटेन किया हुआ है, x माइनस 1/2 दिस इज इक्वल टू y प्लस 1/3 दिस इज इक्वल टू z/4। तब अपन को लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। ठीक है कि नहीं है, एक प्लेन है जो ओरिजिन से पास हो रहा है और इस लाइन को कंटेन किया हुआ है, तब अपन को लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। तो देखो क्या कर सकते हैं, लाइन यदि प्लेन में है तो लाइन के डीआर्स और प्लेन के नॉर्मल के डीआर्स के प्रोडक्ट का सम 0 होगा। तो पहले तो अपन यहां से निकाल सकते हैं कि 2 इंटू 4 8 प्लस 3 इंटू 4 12 प्लस माइनस लैम्डा इंटू 4 माइनस 4 लैम्डा बराबर 0। तो ये आ गया अपने पास 20 इज इक्वल टू 4 लैम्डा। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी निकल के आ गई अपने पास, 5। एक कंडीशन तो ये हो सकती है। या फिर अपन कैसे और निकाल सकते हैं कि ये जो लाइन है वो किस पॉइंट से पास हो रही है, 1 माइनस 1 0, है ना। अब इससे नहीं आएगा, देखो क्योंकि 0 अपने पास आ गया तो ये 0 हो जाएगा, इससे नहीं निकल सकता।
मान लो ऐसा कुछ पॉइंट होता -1, -1, 2, इस टाइप का कुछ होता, तो ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा, तो यहाँ से भी लैम्डा की वैल्यू आ सकती थी। क्लियर है? ये जो क्वेश्चन दे रखा है इसमें नहीं आ पाएगी, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये पॉइंट क्या है, 0, तो 0 अगर रखोगे तो यहाँ पे ये अनसेटिस्फाई होगा। लेकिन यहाँ पे ये चेक कर सकते हैं कि ये पॉइंट इसमें लाई कर रहा होगा। देखो x की जगह 1, y की जगह -1, तो 4 - 4 कितना, 0। ठीक है, तो इस टाइप के ये क्वेश्चन बनते हैं। तो आई थिंक अपना प्लेन और लाइन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब अपने पास एक टॉपिक बच रहा है स्फीयर, है ना। अब अपने पास 3D में सिर्फ एक टॉपिक बच रहा है स्फीयर। स्फीयर जो है वो बोर्ड में नहीं है, लेकिन कंपटीशन में इसके क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में अपन स्फीयर से शुरुआत करेंगे, और वो छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा कुछ बड़ा नहीं है। स्फीयर को पढ़ने से पहले थोड़ा सा आप सर्कल को रिवाइज कर लेना। सर्कल का जो स्टार्टिंग पोर्शन है कि सर्कल की इक्वेशन अपन सेंटर रेडियस फॉर्म में क्या लिखते हैं ना, सर्कल की जनरल फॉर्म क्या होती है, सर्कल की इक्वेशन डायमीटर फॉर्म में क्या होती है, वो सारी चीजें आप कर लेना। और इसके अलावा एक दो चीजें और हैं। तो स्फीयर कंप्लीट करने के बाद कुछ अपन आईआईटी में आए हुए क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलो आज का लेक्चर अपन यहीं एंड करते हैं। जो आज आपको पढ़ा है इसको अच्छे से पढ़िए, है ना। चलिए बाय बाय, टेक केयर।